तुम्हारा नाम लो तुम, मेरा नाम तो मैं लूंगा ना भाई। मेरा नाम क्या है? और फ्यूचरिस्टिक बात की कि पूरी दुनिया में आने वाले समय में क्या होगा। अभी हम रोज जो भी सरकार आती है, बीजेपी की आती है तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि बेरोजगारी हो गई है, और कांग्रेस वाली की जब आई थी तब बीजेपी वालों ने भी कम नहीं किया। तो ये लगातार चलता रहेगा, और आप सोच रहे हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस ठीक करेगी तो ये लाइफ में नहीं होगा। बेरोजगारी के लेवल आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ते जाएंगे। देश भी प्रोग्रेस करता जाएगा, बेरोजगारी भी प्रोग्रेस करती जाएगी। देश भी टॉप पर जाएगा, बेरोजगारी भी टॉप पर जाएगी, और ये तब तक जाती रहेगी जब तक हमें समझने में आ रहा है कि लोग रोजगार देंगे। जब तक स्वयं का रोजगार आप चालू नहीं करोगे तब तक ये समस्या बढ़ती जाएगी। जब तक आप सोच रहे हैं कि सरकार आएगी नौकरी देगी, प्राइवेट कंपनी आएगी नौकरी देगी, जब तक लोगों के भरोसे रहोगे तब तक ये समस्या बढ़ती ही जाएगी। आज के 14 साल पहले मेरी टेप मिल जाएगी गूगल पर, उस पर बिल्कुल क्लियर कट बोला कि पूरी दुनिया में तेज गति से बदलाव होगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आज के 14 साल पहले सिर्फ चालू हुई थी, और मैंने कहा कि ऐसी कारें आएंगी और ड्राइवर गायब हो जाएंगे, और अब ऐसी कारें आने लगेगी कि जिसमें ड्राइवर असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। जो ही 5G नेटवर्क पूरी जगह चालू होगा, इस पूरी पृथ्वी से अगले 15 सालों में सारे ड्राइवर गायब हो जाएंगे 100%। आप ये नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूं, आज के 25 साल पहले STD PCO का बिजनेस टॉप पे था कि नहीं था? Yes. हर आदमी चाहता था कि मैं STD PCO खोल कर बैठ जाऊं, क्योंकि कुछ करना ही नहीं पड़ता। लोग आते हैं, कॉल करते हैं, पैसा डालते हैं, हम अपना आप कमाते हैं। मोबाइल आया, पूरा STD PCO गायब होते हुए देखा कि नहीं देखा? अभी ढूंढ के बता दो, ग्वालियर में एक भी नहीं मिलेगा पूरे ग्वालियर। आज के 25 साल पहले पेंटर ऐसे बैनर बनाया करते थे, और पेंटर डिसाइड करते थे कि फिल्म कब रिलीज होगी, क्योंकि पेंटर लोग पोस्टर बनाते थे और वो डेट देते थे कि हम इतने पोस्टर इतने दिन में बना के देंगे, तब फिल्म की डेट रिलीज होती। 25 साल बाद सारे के सारे पेंटर ही समाज से गए होते हुए देखा कि नहीं देखा? Yes. ये दुनिया में सब कुछ आप देख रहे हैं। पहले लेबर हड़ताल करते थे हर फैक्ट्री में। कलकत्ता का पूरा बर्बाद इसीलिए हुआ कि कलकत्ता लेबर में सारी इंडस्ट्री थी, और आए दिन कम्युनिस्ट शासन में हड़तालें होती थी और पूरा कलकत्ता बर्बाद हो गया। अभी कई सालों से आपने सुना भी नहीं होगा कि लेबर हड़ताल कर रही। जहां पर पूरे नेतागिरी वाले स्टेट थे वहां पर भी बंद हो गई, क्योंकि लेबर बेस्ड काम खत्म होते जा रहे हैं। पहले 100 मजदूर लेकर जो काम करते थे, अभी एक JCB मशीन उतना ही काम कर लेती। गड्ढे खोदना हो या सुरंग खोदना हो, सारा काम टूल्स करते। अमेरिका में अमेज़न का गोडाउन है 10 किलोमीटर लंबा, 10 किलोमीटर। उस पूरे गोडाउन में एक भी कर्मचारी काम नहीं करते, सारे रोबोट काम करते। कर्मचारी तो भूल सकता है, रोबोट भूल नहीं सकते। रोबोट के दिमाग में कंप्यूटर है। ऑटोमेटिक ऑर्डर कंप्यूटर के दिमाग में जाता है, कंप्यूटर उसका बिल बनाता है, स्टिकर बनाता है, खुद रेक के सामने जाता है, सामान लेकर आता है, स्टिकर चिपकाता है और डिस्पैच भी करता है। इंसान की जरूरत है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये किराने का कारोबार तो कम से कम चलेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये किराने का बिजनेस ही पूरा का पूरा खत्म होने वाला है, क्योंकि रिलायंस जियो मार्ट अभी एक नई संस्था आ रही है, और अगले 10 सालों में उसके अभी जो स्टोर है उसके 500 गुना ज्यादा हो जाएंगे। अभी एक शहर में 8-10 है, अब हर गली में वो खुले। और जियो मार्ट ने शुरुआत कैसे की? 15 मिनट में डिलीवरी, नहीं तो पैसे वापस। क्या बोला उन्होंने? 15 मिनट में डिलीवरी, नहीं तो पैसे वापस। नहीं, 15 मिनट में डिलीवरी या प्रोडक्ट फ्री, और 15 मिनट में ये सारी कार्रवाई आपके घर पर बैठे होगी, और मार्केट से 10% रेट का। किसी को किसी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, सारा काम अपने आप आपकी आंखों के सामने। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं नौकरी करूंगा, तो वो नौकरी कब गायब हो जाएगी तुम्हें पता नहीं। तुम जिस बिजनेस को कर रहे हो वो बिजनेस कब गायब हो जाएगा तुम्हें पता ही नहीं। कर्मचारी बोलते नहीं यार ये मकान बनाने का तो काम बहुत अच्छा है, ये तो कम से कम चलता रहेगा।
मेरे भाई अब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें किसी इंसान की जरूरत नहीं है, मकान की पूरी डाई बनी हुई है और एक दिन में एक मकान कंप्लीट विद इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। और मेरी बात पर बिलीव नहीं हो तो गूगल को आज ही सर्च करना क्या टेक्नोलॉजी है। 15 दिन में 50 मंजिला इमारत बना दी चाइना ने, 15 दिन में, और विद पूरा फर्नीचर। तो आप सोच रहे होंगे यार मैं बहुत डरा रहा हूं आपको। ये खेती वेती जो आप कह रहे हो ना, इंसानों की जरूरत है। अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, इजराइल में ऐसी टेक्नोलॉजी आविष्कार हो गई है कि किसी इंसान की जरूरत नहीं। रोबोट खुद जाता है पेड़ के पास, पेड़ की बीमारी को सर्च करता है और ऑटोमेटिक छिड़काव करता है उसके ऊपर। इंसान तो हो सकता है गलत छिड़काव कर दे, लेकिन रोबोट तो एकदम सही करता है। तुम जिस चीज भी फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हो वहां पर तेज गति से बदलाव आ रहा है, और अगर आप इसे समझ नहीं पाए तो थोड़े दिन बाद आप परेशान होने के अलावा कुछ करेंगे नहीं। सरकार को बदलते रहेंगे 5-5 साल में, और हर सरकार वादा करेगी कि हम आपको नौकरी दे देंगे, और कोई नौकरी देने के लिए तैयार नहीं, देकर करेगा काम तो कुछ रहेगा नहीं। ऐसे में एक ही चीज का भविष्य सुरक्षित रहता है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और क्यों डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य सुरक्षित रहता है? अंजलि ने एक बात बताई कि डायरेक्ट सेलिंग जो है रिलेशनशिप का बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग रोबोट जाकर नहीं कर सकता। रोबोट कैसे समझाएगा आपको आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर आदमी की अलग तरह की प्रॉब्लम, और उन प्रॉब्लम से रिलेटेड करते हुए किसी चीज को समझाना और समझाकर एक नेटवर्क तैयार करके उनकी प्रोडक्टों की डिलीवरी करना। प्रोडक्ट लोग इसलिए लेंगे क्योंकि खुद का प्रॉफिट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, और उसके साथ उससे पैसा भी आता है। अब मैं धीरे धीरे आपको आरसीएम के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले लोगों को कहा जाता है कि आरसीएम करोगे तो बहुत पैसा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि नहीं पैसा है, ठीक है जी, अब तो खुश, अब तो कोई झूठ नहीं बोल रहा, नहीं आता पैसा, नहीं आता, 1 रुपया भी नहीं आता आरसीएम। एक चीज को समझ जाइए, आरसीएम अपने आप हो जाएगा। दुनिया में जो मिलावट अभी चल रही है पूरी दुनिया में, उस चीज को समझिए। आज के 25 साल पहले गांवों का जीवन शुद्ध हुआ करता था, शहरों का जीवन अशुद्ध हुआ करता था, और 25 साल के बाद ये पूरा उल्टा हो गया। अब शहरों का जीवन शुद्ध होने लगा क्योंकि शहर में एनजीओ खुलने लगे, पोल्यूशन पर बात होने लगी, डीजल की गाड़ियां नहीं चलेगी, पैसा शहरों में मिलता है, इसलिए अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं। शहरों के लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लेते हैं, है ना, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ले लेते हैं शहरों के लोग। गांवों में ये सारे ऑप्शन खत्म होते हैं। गांवों में कॉमर्शलाइजेशन होने की वजह से वो पैसों पर ध्यान देने लगे। अगर सोयाबीन की रेट ज्यादा है तो पूरा का पूरा गांव सोयाबीन बोना चालू कर देगा। अब सोयाबीन तो आपको शुद्ध मिल जाएगा क्योंकि आपने बोया है, लेकिन आपने मिर्च तो नहीं बोई, गेहूं तो नहीं बोया। पहले क्या होता था कि एक किसान गेहूं बोता था, एक मिर्च बोता था, एक हल्दी बोता था, एक धनिया बोता था, आपस में सब लोग शुद्ध ले लेते। लेकिन अब पूरे के पूरे गांव कॉमर्शलाइजेशन हुए, उसका नतीजा ये हुआ कि गांव में पर कैपिटा इनकम कम होती है। जो आइटम वो खुद उगाता है वो तो खुद इस्तेमाल करता है, लेकिन मिर्च अगर उसने नहीं उगाई तो मिर्च के लिए वो कहां जाएगा? दुकान पर जाएगा, और उस दुकान पर ही जाएगा जहां पर सबसे सस्ता मिलता है। हेलो। और सस्ते का प्रभाव इतना है कि लोग समझ नहीं पाते कि सस्ता मिल कैसे रहा है। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना। मूंगफली, मूंगफली जिसे बोलते हैं आप, जिससे ऑयल निकलता। मूंगफली जो है, मूंगफली का दाना लें तो वो मार्केट में 150 रुपए केजी है। कितना? 150 रुपए। आप जाके सर्च करना, 150 रुपए केजी मिलेगा। 150 रुपए केजी की मूंगफली को आप अगर घानी में डालें या मशीन में डालें तेल निकालने के लिए, तो 1 किलो मूंगफली से 250 से 350 ग्राम, यानी मिनिमम 250 ग्राम और मैक्सिमम 350 ग्राम तेल निकल सकता है। तो 450 की मूंगफली से 1 लीटर तेल निकलता है। तेल की रेट होनी चाहिए 500 रुपए लीटर, तेल की रेट है 170 रुपए लीटर। हाउ इज इट पॉसिबल? आप बताओ, कोई समझा सकता तो बताओ। आप कह रहे हो ना मूंगफली का तेल है, तो मूंगफली की तो दाना 160 रुपए किलो है, और 160 रुपए किलो के दाने से अगर 300 ग्राम ऑयल निकलता है तो रेट तो 500 रुपए लीटर होनी चाहिए, लेकिन वो आपको 180-90 रुपए में कैसे मिल जाता है? हम इस बात को समझ नहीं। भारत सरकार ने किसी भी खाद्य तेल में 40 से 50% दूसरे खाद्य तेल की मिलावट की अनुमति दी है, और खाद्य तेल में सबसे घटिया किस्म का खाद्य तेल पाम ऑयल होता है।
और पाम ऑयल सबसे सस्ता होता है, इसलिए मूंगफली के तेल में, सरसों के तेल में, सब में वो मिलाया जाता है। और कहते हैं कि पाम ऑयल का तेल अगर सीधा सा आप 6 महीने तक तैयार करें तो आपकी सारी नसें ब्लॉक होने वाली है, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये थोड़ी बहुत भी इसलिए बची हुई है कि दूसरा तेल इसमें साथ डाला है। सूखी मिर्च अगर 250 रुपए केजी है तो मार्केट में पीसी भी 200 रुपए केजी कैसे मिल सकती? हम समझ नहीं पा रहे इस पूरी गणित को, और हम क्या खा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये सारे लोग फायदा क्यों उठाते हैं? क्योंकि खाने के रिजल्ट तुरंत नहीं आते। जैसे 1 लीटर दूध पीने से तुरंत ताकत आती है क्या? उसी तरह जब हम कोई चीज खाते हैं तो तुरंत प्रॉब्लम नहीं हो, तुरंत प्रॉब्लम थोड़ी बहुत होती। कैसे? पेट गुड़गुड़ कर देगा, है ना, गैस बन जाएगी, आवाजें आएगी, थोड़ी देर के लिए होगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो कंटिन्यू करेंगे, आप कंटिन्यू इस चीजों को करेंगे, तो फिर एक बीमारी तैयार होगी, और बीमारी तैयार होगी तो इतनी भारी होगी कि पूरे जीवन में जितना कमाया है ना, एक बीमारी निकाली। और मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे होटल्स हैं और मेरी एक होटल में मैनेजर है, अंकित नामा उसका नाम है, जो अभी भी प्रेजेंट में होटल के अंदर है। उसकी मम्मी पापा जो टिफिन बनाकर सप्लाई करते हैं वो मेरे यहाँ पर सर्विस करता है। तो एक दिन बातें चल रही थी, 7-8 साल पुरानी बात है। मैंने उससे कहा, यार भाई साहब, ये कौन सा ऑयल आप इस्तेमाल करते हो? वो कहे, सर हम 50 रुपए में टिफिन देते हैं और 50 रुपए में ज्यादा रेट बढ़ाते तो कोई लेता नहीं। मैंने कहा 50 रुपए में कैसे खाना आ सकता है? मैंने कहा क्या कह देता? वो कहा 2 सब्जी, दाल, सलाद, चावल, रोटी, और सैटरडे के दिन मीठी सब्जी, मीठा भी, खीर भी। मैंने कहा संभव कैसे 50 रुपए सर्विस में दे देगा? वो कहे, सर हम करें क्या, ज्यादा बढ़ाते तो कोई लेता नहीं और इसी रेट पे देनी पड़ती है। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो? बस क्या करते हैं, जाते हैं मार्केट में, कहते हैं सबसे सस्ता क्या है, जो भी सबसे सस्ता होता है। जैसे सब्जी वाले के पास जाते हैं कि भाई तेरे पास कौन सी सब्जी बच गई है, सबसे सस्ती कौन सी दे रहा है, वो सब्जी ले लेते हैं, सबसे सस्ती हल्दी ले लेते हैं, सबसे सस्ता तेल ले लेते हैं, और फिर वो बनाकर खिला देते हैं। मैंने कहा फिर तुम? वो कहा सर 2 बार थोड़ी खाना बनाएंगे, वो जो बनता है उसको हम खा लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। वो कहा सर 2 साल से खा रहे हैं, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा भाई 2 साल में नहीं हुई, 3 साल में, 5 साल में तुरंत होगी। वो कहा सर होगी जो देखा जाए। और पिछले साल उसके पापा को हार्ट अटैक आया, 3 नशे 98% लो। डॉक्टर ने कहा कि 24 घंटे में बाईपास सर्जरी होनी चाहिए। पूरे जीवन में कमाकर 15 लाख का एक मकान बनाया, तुरंत बेचने गए तो जो दलाल थे उन्होंने ब्लैकमेलिंग करते हुए 12 लाख में मकान खरीदा और 9 लाख रुपए उस ऑपरेशन में लग गए। पूरे जीवन का एक दिन में सब किया। क्यों खाना चाहिए आरसीएम का प्रोडक्ट? इसे जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आरसीएम से पैसे नहीं आएंगे तो भी चलेगा। देखिए दुनिया में मार्केट में जब भी आप कोई सामान लेकर आते हो तो एक विश्वास ही होता है कि ये ओरिजिनल होगा, विश्वास केवल। अमूल घी ओरिजिनल बनाता है, अमूल बहुत बड़ी कंपनी ओरिजिनल बनाती है, अमूल तो ओरिजिनल बनाता है, लेकिन अमूल का घी मार्केट में आप जो लेकर आए हैं वो ओरिजिनल है, इसकी क्या गारंटी है आपके पास? कोई गारंटी नहीं, विश्वास ही है। अब क्योंकि मिडिल में एक आदमी है, वो अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए अमूल का नकली घी भी आपको ओरिजिनल के नाम पे दे सकता है, और वो नकली है, अमूल असली समझकर आप खा रहे हैं और आपके पास इसका कोई इलाज नहीं। अगर इलाज में पकड़ में भी आ जाए, आप समझदार हैं, तुरंत लेबोरेटरी में जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, नकली घी पाया जाता है और आपको पता चलता है, तुरंत खाद्य डिपार्टमेंट को सूचित करते हैं, एक केस रजिस्टर्ड होता है और एक एफआईआर लिखी जाती है। किसके ऊपर? अमूल के ऊपर कभी एफआईआर नहीं होगी क्योंकि अमूल ने नकली नहीं बनाया। दुकानदार पर एफआईआर होगी क्योंकि दुकानदार ने अमूल के गया, मेरी क्या गलती, मैं तो ओरिजिनल बनाता हूं, देख लो। जिसने गलत बेचा उसी पे तो एफआईआर करोगे, तो दुकान पर एफआईआर होगी, और दुकान पर एफआईआर हो गई तो क्या फर्क पड़ता है, आज इस पर हुई कल उस पर हुई। एफआईआर तो तब होती जब अमूल पे हो जाती, लेकिन अमूल पे करोगे कैसे, वो तो ओरिजिनल बनाता है, ये बड़ा लफड़ा है। इसलिए वो लोग हमेशा नकली का सहारा लेते, क्योंकि केस कभी भी कंपनी पर नहीं, बनाने वाले पर नहीं होता है उस पर जो बेच रहा है। डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी अपने जो प्रोडक्ट देती है आपको, उस पर डायरेक्ट सेलिंग को कंपनी को खुद का अपना बिल देना पड़ता है।
यानी आप जिस पिकअप सेंटर से बाजार से माल लेते हो वो ऑनलाइन सर्वर कंपनी का होता है, आरसीएम का या और भी कंपनी का, उस ऑनलाइन सर्वर से बिल निकलता है। और ऑनलाइन सर्वर से बिल निकलने की वजह से जब भी कोई चीज गलत होती है तो सीधा बिल देने पर वाले पर कार्रवाई होती है। डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी कभी खराब प्रोडक्ट बनाना चाहे तो भी नहीं बना सकती, क्योंकि सारे केस कंपनी पर डायरेक्ट होते हैं। आज के बाद ओरिजिनल खाना चाहते हो, नहीं आएगी इनकम, छोड़ दीजिए। लेकिन जीवन को बचाना चाहते हो, शुद्धता चाहते हो, तो आज के बाद आरसीएम के प्रोडक्ट अपनाना चालू कर देना, क्योंकि आरसीएम अगर गलत बनाएगा तो सीधा केस आरसीएम पर होता है। साला एक दिन में आरसीएम बंद हो सकता है, क्योंकि बीच में कोई आदमी नहीं है जिस पर आप केस करोगे। केस क्योंकि बिल जो दे रही है कंपनी, तो उसी पर सारे के सारे केस हुआ। इसलिए मेरे भाई इस चीज को बहुत मन से समझ जाना, तो आपको बहुत बारी बात समझ में आ जाएगी। और पूरी दुनिया बहुत आगे से और तेज गति से जा रही है। पूरी दुनिया में इतने तेज गति से बदलाव हो रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। एक एक करके इंसानों की नौकरियां गायब होती जा रही है। और ऐसे समय में डायरेक्ट सेलिंग एक मात्र जरिया जिसमें अपना इंडिपेंडेंटली कारोबार हम करें। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आपके बीच में आया हूं। 1973 कोई बहन अगर बात कर रही है तो मैं थोड़ा सा निवेदन करता हूं कि अर्जेंट कार्य, सिंपली बीकॉम, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरे से कई ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हो सकते हैं। मैं आपकी बुद्धिमत्ता को, आपके ज्ञान को प्रणाम करता हूं और जिंदगी भर कोशिश करूंगा कि आपसे सीखता हूं। 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया था। 750 रुपए की नौकरी से। 750 रुपए की नौकरी मैंने क्यों की? क्योंकि मेरे पिताजी करोड़पति थे। यस, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जैसे कोई सत्यनारायण की कथा। जागते रहो, पता नहीं आपको बातों में आकर क्या बुलवा दूंगा, आपको पता ही नहीं। एक जगह सब लोग मेरी हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो मैंने 2 कैमरे वाले खड़े कर दिए। मैंने कहा ये मजा है, हाँ में हाँ मिले गए हैं तो मजा ले लेते। तो सब हाँ में हाँ मिला रहे थे, कैमरे वाले रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैंने हाँ में अचानक बोला, क्या आज से आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरी? जो बैकग्राउंड था ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं जब 9 साल का था तब मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस के अंदर थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी। वक्त से पहले कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। 250 रुपए पिताजी की पेंशन अमाउंट आया करती थी। माताजी अचार पापड़ चटनी बनाकर बेचा करती थी। और फैमिली हमारी एकदम छोटी सी थी, 6 भाई बहन। हंस रहे हैं आप, ये 6 कौन सी छोटी है? अरे भाई अभी के हिसाब से बड़ी होगी, अभी जमाना 1-2 का है। लेकिन आज के 75 साल पहले, 70 साल पहले कोई गिन कर पैदा करता था हिंदुस्तान में? साला चाइना को बीट कर दिया हमने एक झटके में। हमने और कोई काम किया नहीं किया, वो बच्चे पैदा करने का गजब का काम किया। दिन देखना रात बच्चे। किसी भी बुजुर्ग आदमी से अगर आप पूछते हैं कि भाई साहब आपके कितने बच्चे हैं, तो कोई माइका लाल नहीं था हिंदुस्तान में जो अपने बच्चों की सही संख्या एक बार में बता दे। अपने बच्चों को खुद को गिनना पड़ता था, नन्नो मुन्नो चुन्नो लुन्नो दुन्नो गुन्नो चुन्नो। फिर कहता था 11-12 होंगे, फिर भी कंफ्यूजन 11 है कि बात, फिर भी कंफ्यूजन रहता था। तो पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी फैमिली हमारी थी, 6। हमारे पड़ोस में लोढ़ा साहब थे, उनके 13। 11 तो क्रिकेट के प्लेयर, 2 एक्स्ट्रा। मम्मी पापा खुद ही एम्पायर बन जाते थे, किसी क्रिकेट टीम की जरूरत नहीं, सब वहीं के वहीं। ये सबसे छोटी फैमिली हमारी। सभी भाई बहन स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे। माँ बाप का एक ही सपना था कि किसी तरह सब लोग पढ़ लिख जाए, और मैं सबसे छोटा था तो मेरे ऊपर ज्यादा उनका अट्रैक्शन था कि ये लास्ट वाला भी अगर पढ़ लिख जाए तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, गंगा ना कराएंगे। तो वो सब मेरे को टारगेट बनाए रखे हुए थे और वो पढ़ाते थे मुझे। पढ़ाई लिखाई से बचपन से मेरी कोई रुचि रही नहीं। पढ़ते सिर्फ इसलिए थे कि पिताजी मारते थे। पिताजी ने क्लियर कट कह दिया था कि बेटा अगर घर में रहना तो पढ़ना पड़ेगा। और सारे बच्चे इसलिए पढ़ रहे थे, उन्हें पढ़ना था, हम इसलिए पढ़ रहे थे कि हमें नहीं पढ़ना था। क्योंकि कैसे भी करके पिताजी कह रहे थे कि बीकॉम एक बार कर लो, उसके बाद तुम्हारी इच्छा हो जो करना। तो बीकॉम करना हमारा अंतिम मकसद हुआ करता था। पढ़ने के लिए माँ बाप भेजते थे, लेकिन 6ठी क्लास में ध्यान पैसों की तरफ जाता था। 6ठी क्लास में लोगों का गिल्ली डंडा पे ध्यान जाता था, क्रिकेट पे ध्यान जाता था, मेरा पैसों पे जाता था। क्यों? क्योंकि घर में जब भी कोई तनाव आता था, टेंशन आती थी, झगड़ा होता था, तो उसकी वजह पैसा होती। माँ बाप के बीच में भी झगड़ा होता था ना, तो कहीं ना कहीं बजट बिगड़ गया इसलिए झगड़ा हुआ।
तो मैंने छठी क्लास में सोचना चालू कर दिया, यार पैसा कमाना है, अब कमाना है तो क्या करें। तो मैंने क्या देखा, मोहल्ले का सर्वे किया। तो मेरे मोहल्ले में मैंने क्या देखा कि जो नौकरी करते थे वो सब स्कूटर या लूना या साइकिल रखते थे, और मोहल्ले में जिन लोगों का बिजनेस था उनके पास सबके पास कार थी। उस जमाने में मैंने डिसाइड किया कि करूंगा तो बिजनेस करूंगा, सोच लिया। अब मेरे को जल्दबाजी थी कि पैसा कमाना है, तो मैंने छठी क्लास में आइडिया लगाया कि मुझे बिजनेस चालू करना चाहिए। तो मैंने 2-3 बुजुर्ग लोगों से कहा कि मुझे बिजनेस करना है, तो सब लोग मेरे ऊपर मुस्कुराए कि अभी तो छोटा है, गिल्ली डंडा खेल, क्रिकेट खेल, अभी क्या बिजनेस कर रहा। नहीं कहा मेरे को अभी करना है। वो कहा नहीं करना है, एक दिन जरूर करेगा। मैंने कहा नहीं एक दिन नहीं, अभी करना है। तो लोग मुस्कुराते थे। किसी से मैं सहायता मांगता था कि पूंजी दे दो, तो सब मुस्कुराते थे और 5 पैसे दे देते थे कि जाके टॉफी खा, क्योंकि कोई सीरियस नहीं था। आप भी जब इस बिजनेस को करेंगे तो आपके ऊपर भी कोई सीरियस नहीं होंगे। और ये हर एक व्यक्ति की जो कामयाब है उसकी कहानी यही है। एडिसन ने पहले बल्ब बनाया तो भी लोग सीरियस नहीं थे। राइट ब्रदर ने प्लेन बनाया तो भी लोग सीरियस नहीं थे। इब्राहिम लिंकन बार बार चुनाव लड़ रहा था तो भी उस पर लोग सीरियस नहीं थे। और लोग तो सीरियस नहीं होंगे, ठानना तुम्हें पड़ेगा, और अगर ठान लिया ना तो वो काम तुम्हारा होगा। तो छठी क्लास में मुकेश कोठारी ने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है, और मैंने सोचा सबसे पैसे मांगे, किसी ने नहीं दिए। तो मैंने ठाना कि फिर भी करना है। तुम एक बार अपने दिमाग से बोलो तो सही ना, फिर भी करना है। ये दिमाग 1000 तरह के आइडिया तुम्हें दे देगा, लेकिन हम खुद आइडिया नहीं मानते दिमाग से। इस दुनिया में सबसे पवित्र मित्र कौन है? आपका अपना दिमाग, जो किसी बिना मिलावट की बात करता है। ये आपकी हाँ में हाँ भरेगा। आप अच्छी राय लोगे तो ये अच्छी राय देगा, अगर आप खराब राय लोगे तो ये खराब राय देगा, क्योंकि ये तुम्हारा गुलाम है। ये तुम्हारे ऊपर कभी नहीं जाएगा, तुम्हारा दिमाग। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग का उसका कोई दिमाग नहीं। ये दिमाग आपका है, दिमाग का कोई दिमाग नहीं है जो दिमाग लगाए। ये तो आपका दिमाग है ना, आप जो बोलोगे वही करेंगे। एक बार क्या हुआ कि राजा अकबर बैंगन की सब्जी खा रहे थे, तो राजा अकबर ने बीरबल को कहा, ये क्या सब्जी है? नानी बेगुन, बिना गुण की सब्जी है, इसमें क्या टेस्ट है? एकदम बकवास सब्जी है। तो बीरबल ने तुरंत कहा, राजा जी एकदम सही कह रहे हैं, जिसका नाम ही बेगुन, जिसका कोई गुण ही नहीं है, वो सब्जी तो निश्चित रूप से बिल्कुल खाने लायक हो ही नहीं सकती। राजा जी आप इस सब्जी को छोड़ दीजिए, आपके लिए दूसरी सब्जी बना दे। 6 महीने बाद अकबर फिर बैंगन की सब्जी खा रहा था, और अकबर ने परीक्षा लेने के लिए बीरबल से कहा, यार क्या सब्जी बनी? सब्जियों में सब्जी एक ही है, बैंगन, उससे अच्छी कोई सब्जी नहीं। तो बीरबल तुरंत बोल पड़ा, राजा जी एकदम सही फरमा रहे हैं आप, बैंगन सब्जियों का राजा है, तभी तो उसके सर पर ताज है, क्योंकि बैंगन से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। राजा ने तुरंत कहा, यार गजब आदमी है, 6 महीने पहले तूने कहा था ये खराब है, और 6 महीने बाद अब तू खुद कह रहा अच्छा है। तो बीरबल ने एक ही जवाब दिया, राजा जी मैं गुलाम आपका हूं, बैंगन का नहीं। मैं आपकी तारीफ करूंगा, तो आपका दिमाग है ना केवल आपकी बात करेगा। ये दिमाग से कभी बचने के सवाल मांगोगे तो बचने के जवाब देगा, और कामयाबी के मांगोगे तो कामयाबी देगा। जैसे आप बिजनेस में दिवालिया हो गए है ना, बिजनेस में पैसे डूब गए, अब आप घर के अंदर हैं, बच्चों आवाज नहीं करना, आवाज नहीं करना, इधर देखो, बहुत अच्छी कहानी सुना रहा हूं, एक ढंग से सुनना, फिर तेरे से पूछूंगा मैं। आप बिजनेस किया, बिजनेस में आप थोड़े से दिवालिया हो गए, यानी बिजनेस में नुकसान हो गया, लोग पैसे मांगने लग गए। अब क्या हुआ, आप घर पे सो रहे हैं, अचानक सुबह 6 बजे घंटी में आपको तुरंत पता लग गया कि पैसे मांगने वाले आ गए। तो आपने धीरे से खिड़की से खोलकर देखा तो लाला बैठा था पैसे मांगने के लिए। आपको डर लगा, अरे बाप रे, पैसे तो मेरे पास है नहीं, ये लाला खतरनाक है, ये पैसे लेगा। तो आपने दिमाग से पूछा, दिमाग बचने के लिए क्या करूं? ये दिमाग आपका गुलाम है। आपने पूछा क्या, बचने के लिए क्या करूं? तो दिमाग आपको बचने के उत्तर बताएगा। दिमाग कहता है भाग जा। कैसे भागूं? गेट पर तो लाला खड़ा है, वो कहेगा खिड़की से भाग जा। अरे खिड़की से कैसे भागूं, फर्स्ट फ्लोर पर हूं।
बीवी की साड़ी बांध कर भाग, वो आपको सारे भागने की राय दे रहा है क्योंकि आप बचने की राय मांग रहे हैं। अगर आपने दिमाग से पूछा होता कि ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीना चाहता, फिर एक ऐसी जिंदगी व्हाइट कॉलर की जीना चाहता हूं जिसमें अपनी कॉलर को सीधी करके मैं घूम सकूं, बता दिमाग क्या करना चाहिए, तो दिमाग राय देता कि फिर मजबूत रहे, जाकर माफी मांग, गलती हुई तो एहसास कर और सामने वाले से कहे कि भैया तेरा पैसा डूब गया है लेकिन मेरी हालत खराब हुई है, लेकिन मेरा दिमाग अभी खराब नहीं हुआ है, मुझे थोड़े दिन का समय दो, मैं एक एक आदमी का एक एक रुपया वापस चुकाऊंगा। और मेरे भाई दिमाग फिर वही आए आपको, क्योंकि इस दिमाग का अपना कोई दिमाग नहीं। तो मैंने अपने दिमाग से पूछा बिजनेस करना है, क्या करूं, कोई साथ नहीं देता, मुझे क्या करना चाहिए। तो दिमाग ने उत्तर दिया कि भैया तेरा काम तुझे ही करना पड़ेगा, 2 पैसे 5 पैसे तुझे टॉफी के मिलते हैं, उसी को इकट्ठा करना चालू कर दे। दिमाग ने आइडिया दिया। मैंने उस जमाने में 6ठी क्लास में 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे मुझे मिला करते थे टॉफी के लिए, मैं उनको बचत करने लगा। जब सारे बच्चे मेरे सामने टॉफी खाते थे तब मैं पैसों को बचत करता था। एक बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही होगी थोड़ा सोचो। बच्चा जब पिताजी से जिद करता है तो पिताजी की औकात देखकर जिद नहीं करता। तो मुझे मेरे बच्चे मेरे सामने टॉफी खाते थे ना, तो मुझे भी बहुत दर्द होता था, लेकिन मेरा टारगेट मुझे याद आता था तो मैं पैसे इकट्ठा करता था। आप भी जब आरसीएम करोगे, मैंने भी जब वो बिजनेस करने की ठानी, आपके जीवन में कई चंपालाल आएंगे जो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। वो आपके अड़िग निर्णय से आपको भुलाने की कोशिश करेंगे। वो आपको बार बार ये एहसास कराएंगे कि तुम्हारा निर्णय गलत हो चुका है, तुरंत निर्णय को बदल लें। और यहीं पर 90% लोग गलती कर जाते हैं। मेरे क्लास में भी मेरी 6ठी क्लास में एक क्लासमेट थी जिस लड़की का नाम था ललिता राजपूत। उसका जन्म मेरे को परेशान करने के लिए ही हुआ है। उसको पता चल गया कि मैं टॉफी नहीं खाता हूं, तो उसने पूरी क्लास में यह बात फैला दी कि मुकेश मक्खी चूस कंजूस है, ये टॉफी नहीं खाता। अब उसके पास कोई काम ही नहीं है, वो मेरा प्रचार करने सबको जा जाकर कह रही है कि जीवन में एक ही कंजूस है, मुकेश कोठारी, कंजूस मक्खी चूस। और उसने ठान लिया कि मुझे परेशान करना। वो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में हमेशा एक लॉलीपॉप रखा करती है। मैं जो ही उसके सामने आता था वो लॉलीपॉप को बाहर निकालती थी, रेपर खोलती थी, मेरे सामने चाटती थी और रेपर लगाकर वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रखती थी। एक लॉलीपॉप को 1 महीना चलाती थी। जीवन में कोई टारगेट नहीं। इसी तरह आपके जीवन में भी ऐसे ही चंपालाल आएंगे जो खुद कामयाब नहीं है, जो खुद फटीचर है, लेकिन बार बार तुम्हारे से आरसीएम का हिसाब मांगेंगे। कितना कमाया, कार आ गई क्या, उसका क्या हुआ, इतने साल से कर रहा, अरे तूने क्या किया है अब तक अपने जीवन में। जिसके पास खुद का हिसाब नहीं है वो लोगों से जब वो ललिता राजपूत मुझे चिढ़ाती थी ना, भगवान कसम इतना गुस्सा आता था कि गर्दन फाड़, बहुत गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि भाड़ में गया टारगेट, इसको एक बड़ी ऐसी टॉफी लाकर बताता हूं कि मैं कितना ला सकता हूं। लेकिन जब मेरा मन साफ होता, मैं जो ही अपने टारगेट को याद करता, दिमाग में एक ही बात आती है, ललिता राजपूत जाए भाड़ में, हमें क्या लेना देना, हमें तो बिजनेस करना है ना मेरे भाई। तुम भी ऐसा ही सोचो कि दुनिया जाए भाड़ में, हमें उनसे क्या लेना देना, हमें तो अपना बिजनेस करना है। मैं जब अपने टारगेट को याद करता था फिर चार्ज हो जाता था। इसलिए जीवन में बिना टारगेट के मत रहना मेरे भाई। अगर टारगेट नहीं है ना लाइफ में, तो फिर लाइफ शून्य है। अभी सुबह मैं ट्रेन से आ रहा था, सुबह 7 बजे ट्रेन इंटर कर रही थी ग्वालियर में, तो मैंने क्या देखा कि कई जगह पुल का काम चल रहा और जेसीबी मशीन गड्ढा खोद रही। आपको आश्चर्य होगा, सुबह 7 बजे जेसीबी मशीन गड्ढा खोद रही थी, 50 आदमी केवल गड्ढा खोदते हुए देख रहे, 50, और इतनी गहनता से गड्ढा खोदते हुए देख रहे थे कि जेसीबी मशीन अंदर जाती वो पूरी गर्दन को अंदर ले जाता, जेसीबी मशीन ऊपर आती वो पूरी गर्दन को ऊपर लाता, जैसे उसे लग रहा कि इसकी गर्दन पर ही जेसीबी मशीन बंधी हुई है।
ये 50 आदमी सुबह 7 बजे गड्ढा खुदते हुए क्यों देख रहे थे पता है? क्योंकि उनका खुद का कोई टारगेट था ही नहीं। तो जेसीबी मशीन ने टारगेट बना लिया। अगर खुद का टारगेट रखते तो जेसीबी मशीन टारगेट नहीं बनाती। रोड पर तो कई लोग जा रहे थे मेरी भाई और बहनों, जिनको हॉस्पिटल जाना था ना वो जेसीबी मशीन की तरफ देख भी नहीं रहा, जिनको ऑफिस जाना था ना वो जेसीबी मशीन की तरफ देख भी नहीं रहा था, जिनको सेमिनार में आना था ना वो जेसीबी मशीन की तरफ देख नहीं रहा था, जिनका टारगेट था वो देख नहीं रहा था। देख सिर्फ वो रहे थे जिनका आज घर से निकलते वक्त कोई टारगेट नहीं था। तो जेसीबी मशीन ने कहा रुक, मुझे दे अपना टारगेट बना। आपको आश्चर्य होगा, 1 साल तक मैंने एक भी टॉफी नहीं खाई और 1 साल में 1 रुपया 60 पैसा इकट्ठा कर दिया, 1 रुपया 60 पैसा 1 साल। लेकिन दुकान लगाने के लिए काफी नहीं था, तो मैंने अपने बड़े भाई से पैसा मांगा। मैंने कहा भाई साहब आपके पास भी 1 रुपया 60 पैसा है, उधार दे दो। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि मेरा तो टारगेट था बिजनेस करना, इसलिए मैंने पैसा इकट्ठा किया। मेरे भाई का तो कोई टारगेट ही नहीं था, फिर उसने पैसा क्यों इकट्ठा? जीवन में संगत का असर होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। आवाराओं के साथ रहोगे तो आवारा के गुण आएंगे, साधुओं के साथ रहोगे तो साधुओं के गुण आएंगे, आतंकवादियों के साथ रहोगे तो आतंकवादियों के गुण आएंगे। और जब कामयाब लोगों के साथ रहते हैं तो कामयाबी के गुण आते हैं। मेरा भाई पैसा सिर्फ इसलिए इकट्ठा करता था कि उसे डर लगता था कि अमीर तो छोटू बन जाएगा, मैं तो गरीब ही रह जाऊंगा, तो उसने मेरे कंपटीशन में आकर पैसा इकट्ठा करना चाहा। मेरे भाई मुकेश कोठारी अगर कामयाब है तो बीसी छाबड़ा जी की गाड़ी में बैठने की वजह से कामयाब है। मेरे भाई शुरुआत से ही संगत बीसी छाबड़ा जी की करना चालू कर दी। जब सारे बच्चे चौराहे पर लड़कियों की बात करते थे तब हम आरसीए में रोटी पर जाने की बात करते थे। यही संगत का संगत का ग्वालियर में, और ग्वालियर नहीं पूरी दुनिया में हर नगर में एक पॉश एरिया होता है जहाँ की रेट पूरे गांव से सबसे ज्यादा होती है। वहां पर अमीर लोग रहते हैं। आपके ग्वालियर में भी कुछ रोड होगी जहां पर सबसे ज्यादा महंगी रहती है। उसके 1 किलोमीटर बाद ही एक झोपड़पट्टी है, वहां पर रेट 10 गुना है, कम है। 1 किलोमीटर से न वायुमंडल बदलता है, न जमीन का वाटर लेवल बदलता है, और न ही रेलवे स्टेशन से दूरी बदलती है। फिर भी रेट में 10 गुना अंतर क्यों है पता? क्योंकि एक जगह कामयाब लोग रहते हैं और एक जगह नाकामयाब लोग रहते हैं। कामयाब लोगों की संगत के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, और कामयाब लोगों की संगत का विचार वो लोग समझते हैं जो कामयाबी की तरफ जाते हैं। एक बड़े बिजनेसमैन को अगर आप कहेंगे कि भाई तू झोपड़पट्टी में मकान ले ले, वो नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर इनके साथ रहूंगा तो इनकी जैसी सोच ही मेरे अंदर डेवलप। कामयाबी का दिमाग से कोई लेना देना नहीं है। दिमाग तो भगवान की देन है, वो गरीब के घर में भी पैदा हो सकता है, लेकिन गरीब के घर में उसे वातावरण नहीं मिलता, क्योंकि सारे दोस्त बड़े होकर केले का होलसेल कारोबार की सोच रहे होते हैं। जो कम दिमाग वाले होते हैं ना, लेकिन वो पढ़ रहे होते हैं देहरादून के हॉस्टल के अंदर, वहां पर बचपन से ही दुनिया को बदलने की बात हो रही होती है, सॉफ्टवेयर की बात हो रही होती है, चांद पर जाने की बात हो रही होती है। कम दिमाग के बाद भी प्रोग्रेस उसकी ज्यादा हो जाती है, और जिसके ज्यादा दिमाग है उसकी प्रोग्रेस कम हो जाती है, क्योंकि संगत का असर हो जाता है। मेरे भाई अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आज के बाद कामयाब लोगों की संगत में, आपके टेक्निकल अच्छे की संगत में रहना चाहिए। वैसी संगत वैसी रंगत। संगत बनाइए, अच्छी सोच बनाइए, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी बात कहेंगे। बीसी छाबड़ा जी हमेशा कहते हैं अगर चाहना है तो सितारों को छूने की कोशिश करो, सितारों को छूने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी तुम सितारों को छूने की कोशिश करोगे तो इस बात की गारंटी होगी कि तुम्हारा हाथ कीचड़ में नहीं जाएगा, सितारा चाहे हाथ में आए या ना आए। क्योंकि सितारे छूने के लिए हाथ को ऊपर करना पड़ता है, कीचड़ के लिए हाथ को नीचे करना पड़ता है। अरे भाई हो सकता सितारा हाथ में नहीं है, लेकिन हाथ को ऊपर रखो ताकि कीचड़ में नहीं जाए। ये तो सिंपल से गणित है। इसलिए बड़ी सोचिए, बड़े सोचने वाले आदमी ही बड़ा काम करते। तो पतंग की दुकान मैंने लगाई, द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस टॉपिक है, द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। 90% लोग इसलिए नाकामयाब नहीं है कि उन्होंने गलत बिजनेस किया।
गलत बिजनेस का चयन किया। और हम जब गलत बिजनेस का चयन करते हैं ना, तो हम कितना भी दिमाग लगाएं, हम कामयाब नहीं हो सकते। मर्सिडीज का शोरूम, मर्सिडीज क्या है आपको पता ना? कार का एक नंबर 1 ब्रांड है पूरी दुनिया में, मर्सिडीज। अगर तुम मर्सिडीज का शोरूम सब्जी मंडी में लगा दो, चलेगा क्या? द गलत सिलेक्शन। जब गलत जगह का सिलेक्शन, गलत व्यक्तियों के सिलेक्शन, गलत स्वभाव का सिलेक्शन, गलत सर्कल का सिलेक्शन आप करते हो, तो आप नाकामयाब हो जाते। भीलवाड़ा में एक समोसा वाला है, इतना फेमस था कि कोई प्रधानमंत्री आए या कोई बड़ा नेता आए, चाहे अभिनेता आए, वो उस समोसे को खाकर जाता। समोसे वाले का नाम था हरिभाई समोसे वाला। लेकिन हरिभाई खुद समोसा नहीं बनाता था, उसके पास 50 साल पुराना एक कारीगर था, उसने हरिभाई को फेमस किया। एक दिन 50 साल बाद उस समोसे बनाने वाले के मन में गलतफहमी आ गई कि हरिभाई तो मेरी वजह से करोड़पति बनाना, समोसा तो मैं ही बनाता हूं। आज के बाद हरिभाई की नौकरी बंद, आज के बाद मैं खुद अपना समोसा बनाऊं। और उसने ठान लिया दुनिया में इससे अच्छा समोसा कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन जब उसने दुकान खोली ना, तो कोई समोसा खाने ही नहीं आया। प्रश्न है क्यों? ना नाम से लेना देना नहीं। उसे समोसा बनाना आता था, समोसे के बनाने के बाद के काम नहीं आते। उसने क्या किया पता? समोसा बहुत अच्छा बनाया और दुकान खोली शमशान के गेट पर। और खोलने का टाइम क्या था? रात को 8 बजे, जब आवाज आती थी अब वापस समोसे खाने जाएगा कोई। बुद्धि होनी चाहिए ना। गलत सिलेक्शन की वजह से आपके अंदर कितनी भी काबिलियत है, आप खत्म हो जाए। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में इंटरनेशनल कंपनी करते हैं, हम तो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में कर रहे हैं। मैंने कहा क्या इसमें? कुछ नहीं, 400 रुपए का टूथपेस्ट है। कैसा है? अरे सर गजब का है। मैंने इस्तेमाल किया, वास्तव में गजब का था, बहुत बढ़िया था। लेकिन उसका नहीं चलेगा, क्योंकि उसका सारे सर्कल में गरीब लोग रहते थे और उसने अमीरों का प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। और जब गलत सिलेक्शन करते हो तो रिजल्ट गलत आते हैं। मैंने देखा 3 रुपए 60 पैसे हो गए, क्या बिजनेस करूं? द सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। तो दिमाग में आया कि मेरे सारे दोस्त तो छोटे हैं और सब पतंग उड़ाते, तो मैं पतंग का बिजनेस करूं, क्योंकि मेरा सर्कल है वैसे ही बिजनेस होना चाहिए। आपका सर्कल है मिडिल क्लास का, आप 500 रुपए के प्रोडक्ट का नहाने का साबुन रखोगे, कोई आएगा खरीदने के लिए? एक बार शर्म से ले लेगा, लेकिन दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी इनकम साथ नहीं है। और जिन समय ये समझ में आ जाएगा तो आप बिजनेस में कामयाब हो जाएंगे। मैंने पतंग का दुकान खोल लिया और मैंने क्या देखा कि 3 महीने में, गर्मी की छुट्टियों में मैंने पतंग की दुकान खोली और 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया खान साहब उस जमाने में। 3 महीने वहां से मैंने बिजनेस करने का सिलसिला चालू हुआ, फिर कभी रुका नहीं। और मैं हर जगह बिजनेस सोचता था। दिवाली आती थी, लोग पटाखे चलाने की तैयारी करते थे, मैं पटाखों की दुकान लगाता था। राखी पर लोग राखी बंधवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। होली पर लोग कलर लगाने की तैयारी करते थे, मैं कलर की दुकान लगा लेता था। लेकिन मुझे फुल टाइम बिजनेस चाहिए था, ये पार्ट टाइम था। तो मैंने सोचा फुल टाइम क्या करूं? तो मैंने क्या देखा कि मेरे सारे दोस्त स्कूल खत्म होते ही मैदान में कंचे खेलते थे, और मैंने क्या किया? मैदान में कंचे की दुकान लगा ली। कंचे के में खेलते वक्त कोई रोता था, कोई जीतता था, कोई हारता था, लेकिन मैंने ऐसा बिजनेस चुना कि साला तू हारे या जीते, मेरा प्रॉफिट एकदम फाइनल है। और मैं हमेशा खुश होते हुए आता। जैसे तैसे 9वीं 10वीं में पहुंच गया। 9वीं 10वीं क्लास में भाई साहब मेरी इनकम मेरे टीचर से ज्यादा थी। हकीकत बता रहा हूं, मेरे टीचर की बेसिक सैलरी 772 रुपए थी, मैं 1,500-2,000 रुपए पर मंथ कमाता था उस समय 9वीं 10वीं। पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी रुचि नहीं। जब मैं 1,500 रुपए पर मंथ कमाता था तो मुझे 10th क्लास में सबसे खतरनाक सब्जेक्ट लगता था मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री। और मेरे टीचर को केवल ट्रिग्नोमेट्री से प्यार था, वो ले दे के बार-बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता था।
मैं जो ही क्लास में जाता था वो टेक्नोमेट्री की किताब खोलता था, कहता था साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। साल में मैंने 1,500 रुपए कमा लिए, अभी तक कोई थीटा ही काम नहीं आया। और ये बार बार पूरे दिन थीटा थीटा थीटा, ये पूरे दिमाग को थीटा कर दिया ऐसे। तो मेरी पढ़ाई से धीरे धीरे और नफरत बढ़ने लगी कि मैंने कहा प्रैक्टिकल एजुकेशन ही नहीं। हालांकि अब तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन उस जमाने में समझ में नहीं आया। हर जगह बिजनेस तलाशता रहता है। दिमाग खुला रखो, बिजनेस तो मार्केट में घूम रहा है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे 50 बिजनेस तुम्हारे हाथ में आ जाए। तो एक दिन में मदर ने कहा कि गैस के सिलेंडर की उस समय बहुत प्रॉब्लम होती थी, महीने में 2 सिलेंडर सरकार देती थी नंबर से। तो एक दिन मैं अपने सिलेंडर को रिफिल कराने के लिए गया, तो मैं सिलेंडर ले रहा था, तो 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, सिलेंडर देने वाला और एक दूसरा आदमी। वो कह रहा था भाई साहब एक सिलेंडर डेट से पहले आपको देना पड़ेगा। तो नहीं अभी आपकी बुकिंग नहीं मिलेगा। वो कहा भाई साहब ना देओ यार, घर में शादी है, आपको मैं 200 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। सिलेंडर था 132 रुपए का और वो 200 रुपए एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार था। मैंने कहा ये बिजनेस करना, दिमाग में सोचा ये बिजनेस करना, ये बिजनेस करना। तो मैंने दिमाग में कहा ये बिजनेस करना, 200 रुपए का एक सिलेंडर का प्रॉफिट, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो दिमाग ने आइडिया दिया, सरकार महीने के 2 देती है, तो उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो इस्तेमाल एक ही करते हैं। तो मैंने उस जमाने में पूरे जितने भी हमारी कॉलोनी में आदमी थे, मैंने लिस्ट बनाई कि कौन सी छोटी फैमिली है, और उनके घर पे जाके प्लान समझाते थे। प्लान अभी समझाते होंगे आप, हम उस जमाने से प्लान समझाते हैं। उनको जाके प्लान समझाते थे कि भाई सरकार तुम्हें महीने के 2 सिलेंडर देती है, इस्तेमाल तो एक ही होता है, एक का क्या करते हो, क्या करते हैं, ले ही लेते हैं। और भाई साहब यही तो गलती कर रहे हो, एक सिलेंडर सरकार से लेकर हमें दे दो तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। उनको ऑफर दिया, उन्होंने मेरा नाम लिख लिया। अब जो ही उनके पास सिलेंडर इकट्ठा होता था वो मुझे ढूंढ लेते थे। अब मेरे पास किन पास सिलेंडर है उनकी लिस्ट होती थी, और मैं रोज स्कूल से खत्म करके उस सिलेंडर वाले के पास में जाके खड़ा हो जाता। जो ही कोई सिलेंडर वाले के पास जाकर कहता कि भाई साहब एक एक्स्ट्रा सिलेंडर दे दो, तो सिलेंडर वाला जो ही 200 रुपए मांगता था, मैं उसकी शर्ट खींचता था। मैंने कहा इधर आओ, 250 में मिल जाएगा। बोला ठीक है ले लीजिए। मैं फटाफट उस व्यक्ति के पास ले जाता था जिसमें मेरा कोई पूंजी का इन्वेस्टमेंट नहीं, 2 लोगों को मिलाता था और फट से 75 रुपीज कमा लेता। उस जमाने में 75 रुपीज, जिस समय एक लेबर की रेट 14 रुपए पर डे होती थी, तब मैं 75 रुपए एक सिलेंडर से कमा लेता। 11वीं क्लास में मेरे पास टीवीएस चैंप मोपेड हुआ करती थी और मेरे प्रिंसिपल के पास लूना, और हम दोनों ही एक साथ स्कूल के अंदर घुसा करते थे। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी, लोग पढ़ते ही क्यों है पता ही नहीं थे। हम सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि पिताजी पीटते थे अगर नहीं पढ़े तो। स्कूल जाना जरूरी था, रोज स्कूल जाते थे, पढ़ाई लिखाई क्लास में जाते नहीं थे, घूमते रहते थे इधर से उधर। क्लास के जितने भी गुंडे मवाली बदमाश स्कूल के जितने भी थे ना, शैतान बच्चे जो 3-3 साल से फेल हो रहे थे, वो सब हमारे खासम खास यार हुआ करते थे, क्योंकि सबके खाने पीने का इंतजाम हम किया करते थे। हमारा वजन 48 किलो था, 48 किलो, और 75 किलो के मुस्टड जवान सब हमारे पीछे पीछे चला करते थे। हम 48 किलो के पहलवान आगे आगे, 75 किलो के भारी भारी पहलवान पीछे पीछे, और 75 किलो वाला बार बार आगे आकर कहता मुकेश जी हुक्म करो। मेरे भाई ये पैसों में कितनी ताकत है तुम्हें पता ही नहीं है। 75 साल के मरियल आदमी को पहलवान बना देते हैं लोग, अगर जेब में पैसे होते हैं। सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके पास पैसे हैं, पैसे अगर आपके पास होंगे सब आपसे पूछेंगे। सब कुछ जीवन में ठीक चलता था, जैसे तैसे हमने बीकॉम कर ली। बीकॉम करने के बाद बिजनेस करना था, लेकिन बैकग्राउंड बिजनेस का नहीं था, और पिताजी ने दबाव बनाया कि भाई ये उल्टे पुल्टे काम बहुत हो गए, नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी, शादी वाले आएंगे तो क्या कहेंगे सिलेंडर प्ले करता है, इसलिए नौकरी का। और बाप रे नौकरी का। तो दोस्त के पिताजी की मदद से एक कंपनी में हमें जमा करा दिया गया। हम कंपनी में जाने लगे। हमने सोचा चलो नौकरी में करेंगे, तो हमने विजन बनाया कि पहले हम नौकरी करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि सुपरवाइजर बन जाएंगे, फिर मैनेजर बन जाएंगे, फिर जनरल मैनेजर बन जाएंगे, फिर डायरेक्टर बन जाएंगे, फिर जिस कंपनी में काम करते हैं उसी को खरीद लेंगे। ये मुंगेरी लाल के सपने थे, हमने देख लिए और नौकरी में घुस गए। पहले मैंने काम किया, मेहनत के साथ किया। पहले मैंने काम करने के बाद मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, शाबाश वेरी गुड, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत आगे जाएगा। जितने भी बीकॉम आते हैं उनको हम 700 रुपए देते हैं, तुझे 750 देंगे। 2,500-3 हजार रुपए पार्ट टाइम कमाने वाले आदमी को ये 750 रुपए 12 घंटे के देने के बाद भी एहसान जताना।
हमने बाहर आके प्रण किया और गाना गाया, तेरी दुनिया में न रखेंगे कदम आज के बाद। लेकिन जुई गाना खत्म हुआ, पिताजी की शक्ल याद आई। उनको क्या कहेंगे, क्योंकि पिताजी तो 1 महीने बाद इतने खुश थे नौकरी करते करते कि 2 किलो देसी की लड्डू सारे मोहल्ले में बंटवा चुके थे कि मेरे बेटे की नौकरी लग गई बड़ी। अब पिताजी को जाकर क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। तो दिमाग में आइडिया आता रहा, क्या करें। तो दिमाग में एक ही आइडिया था कि माँ, पिताजी के आगे एक ही आदमी की नहीं चलती, माँ को पटा देंगे। तो माँ को पटाया। एक्टिंग करने में बचपन से होशियार, हम पूरी एक्टिंग करते थे। हमने क्या किया, मैंने कहा सीधी सीधी एक्टिंग करेंगे तो मानेगा नहीं, माँ को तो इमोशनल करना पड़ता, माँ तो इमोशन की मूर्त है। माँ ही एक सी मूर्ति है, जब बच्चा खुद नाटक करता है तो भी माँ को पता है नाटक कर रहा, फिर भी उसके अंदर साथ देती है माँ। ये माँ ही एक पूरी प्रतिमूर्ति है पूरी दुनिया में। माँ से ऊपर इसलिए नहीं माना जाता किसी को कि माँ को पता होता है गड़बड़ है, फिर भी उसका साथ देती है। तो हमने मेकअप किया। मेकअप करने का मतलब थोड़ा आंखों में पानी डाला ताकि लगे आंसू आ रहे हैं, फिर मुंह थोड़ा बिगाड़ा, बाल वाल बिखे रहे ताकि लगे कि परेशान है बंदा। तो माँ के पास गए, माँ के सामने जाके रोने लगे, माँ बहुत परेशान हूँ। माँ ने कहा क्या, माँ बहुत अन्याय हो रहा है मेरे साथ। माँ ने कहा कौन कर रहा है तेरे साथ अन्याय। मैंने कहा माँ वो मेरा बॉस है ना, मुझे 750 रुपए का समझता है, माँ क्या मैं तुझे 750 रुपए का लगता हूँ। माँ ने कहा कौन कहता तू 750 का है, तू करोड़ों का है। मैंने कहा मैं तो करोड़ों का हूँ, लेकिन बापू को कौन समझाएगा कि मैं करोड़ों का हूँ। नहीं करनी है नौकरी की। मैंने कहा नौकरी तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी आने दे मैं देख लूंगी। काम हो गया। मैं पीछे घूमकर देखने लगा तो पिताजी तो पीछे खड़े थे। पूरा प्लान ही फेल हो गया, और पूरा प्लान फेल हो गया। उसके बाद मैंने नौकरी को कंटिन्यू कर लिया। भैया मेरे पास तो कोई तरीका नहीं था, नौकरी के अलग तरह से करता था, बहुत ही अलग तरह से नौकरी करता था। सारे बच्चे जल्दी काम करके फ्री हो जाते थे और चाय की केबिन पर जाके गप्पे मारते थे, चाय पीते थे, पैसे भी खर्च करते थे और चाय पीते थे। और मैं जल्दी फ्री होकर बॉस की केबिन में जाता। सब लोग मेरे से लड़ते, पागल हो गए क्या, बॉस की केबिन में जाएगा तो बॉस काम बता देगा। वो सोचते थे कि काम बता देगा, मैं इसलिए थोड़ी जाता था। मैं तो बॉस की केबिन में इसलिए जाता था कि मैं ये पता करना चाहता था कि मेरा बॉस ऐसा क्या करता है कि मेरा बॉस बन गया। और धीरे धीरे मैं बॉस के काम को सीखने लग जाता और सीखते सीखते बॉस को पन्नू बना देता था। बॉस के सारे काम मैं करने लग जाता था, बॉस एकदम फ्री कर देता था। और मैं एक दिन की छुट्टी लेता था, बॉस का टेम्परेचर बढ़ जाता, क्योंकि सारा काम नहीं करने लगा। इससे मेरी प्रोग्रेस होने लगी और 7 साल में पूरी कंपनी का डिप्टी मार्केट मैनेजर। आपको आश्चर्य होगा, 1999 में मेरी सैलरी 13,000 बेसिक हो गई थी, जिस समय कलेक्टर की बेसिक सैलरी जब 9,998 होती थी, तब मैं 13,000 कमाने लगी। सब कुछ जीवन में ठीक। हमारे पास स्कूटर था एलेमल बेस पर 150 NG, वो स्कूटर आज भी है, उसका मंदिर बना रहे हैं। भीलवाड़ा में हमारा एक मकान बन रहा है जिसकी लागत है 25 करोड़ रुपए। कितने? 25 करोड़ का एक मकान बन रहा है जिसके अंदर मंदिर बना रहे हैं स्कूटर महाराज का। स्कूटर की कहानी अलग है, बाद में कभी सुनाएंगे। कभी भीलवाड़ा आए तो स्कूटर के दर्शन करने जरूर आना। अभी तक भी स्कूटर रखा हुआ है, उसमें माला पहनाई आती है, क्योंकि जीवन में सबसे ज्यादा साथ ही स्कूटर ने दिया हमारा। कभी बंद नहीं हुआ, प्लान बताने गए थे तब उतना साथ हमारा दिया। तो आगे बात करेंगे स्कूटर की। तो सब कुछ कंपनी इधर उधर जाने के लिए कार प्रोवाइड कराती थी। हमारे पास खुद का स्कूटर था, घर बार ठीक ही चल रहा था, पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही थी, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, माँ बाप के सपने हम पूरे कर रहे थे। जीवन में जो इंसान को चाहिए हमें सब मिल रहा था, ज्यादा में ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उल्टे पुल्टे काम करना हमारे खून में शामिल। कंपनी हमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई मार्केटिंग टूर के लिए भेजती थी। तो हम क्या करते थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई में जाते थे ना, तो हमारे सारे दोस्त जो सेल्समैन साथी थे ना, उनकी कैटेगरी होती, तो दूसरी कंपनी के सेल्समैन, हमारी कंपनी के सेल्समैन सब बात करके मिल जाते थे। सब लोग मिलकर रात को 8 बजे पार्टी करते थे, ढक्कन खोलकर। रात को 8 बजे किसका ढक्कन खोला जाता है, समझाऊं या समझ गए? आई लव यू, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। तो सब लोग ढक्कन खोलकर पार्टी करते थे, हम ढक्कन खोलकर पार्टी नहीं करते थे। हम रात को 8 बजे निकलते थे सिटी घूमने के लिए, सिटी को एक्सप्लोर करते थे और दिल्ली में जाते थे, बॉम्बे, कलकत्ता में जाकर ये देखते थे कि कलकत्ता में ऐसा क्या मिलता है जो मेरे भीलवाड़ा में नहीं मिलता। साला भीलवाड़ा में कलकत्ता से ले जाकर बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, बेच दूंगा, इसको बेच दूंगा, उसको बेच दूंगा, सबको बेच दूंगा। बेचने के अलावा दिमाग में नहीं चलता। बिजनेसमैन कहता है बेच दूंगा और आम आदमी कहता है मैं क्यों बेचूं।
बस यही फर्क है कामयाबी और नाकामयाबी। मुकेश अंबानी आज भी बेडरूम में जाने के बाद सोते वक्त सोचता है अब क्या बेचूं। सोते वक्त क्यों कहा अब क्या बेचूं, साला टमाटर बेच दिया, हल्दी बेच दिया, मिर्ची बेच दिया, बेचूं। वो अभी भी सोचता है अब क्या बेचूं। तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्यों बेचूं। बस यही फर्क है, अब क्या बेचूं, मैं क्यों बेचूं, अब क्या बेचूं, मैं क्यों बेचूं। तुम कहते हो मैं क्यों बेचूं, अब क्या बेचूं। फिर वो क्या करता, अच्छा ये आदमी है जिसको खुद का बेचने में शर्म आती है, तो रिलायंस वाला तुम्हें नौकरी पर रखता सेल्समैन और कहता चल तेरा मत बेच मेरा बेच। हेलो, बेचना तो पड़ेगा। अपना बेचो कि दूसरों का बेचो, खुद का बेचोगे तो प्रॉफिट कमाओगे और अपना दूसरा का बेचोगे तो मिलेगी सेलेरी। सेल से ही सेलेरी बनती है, यानी जहां से भी सेलेरी बनती है तो सेल करने की वजह से ही बनती है। एक टीचर कहता है मैं कहां सेल कर रहा हूं, तो टीचर स्कूल में है, स्कूल का मालिक तो सेल ही कर रहा ना सर्विस, और तुझे सेल करने के लिए रखा। अब तू क्योंकि उसका सेल कर रहा है इसलिए तुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा, सेलेरी। तो रेलवे में अगर नौकरी करता है तो रेलवे तो बेचने का ही काम कर रहा सर्विस, और रेलवे का तू बेचने के लिए लगा हुआ है, तो रेलवे तुझे सेलेरी दे रही है। खुद का बेचो या लोगों का बेचो, बेचना तो पड़ेगा। अपना बेचोगे तो प्रॉफिट मिलेगा और लोगों का बेचोगे तो सेलेरी। सैलरी चाहिए कि खुद का प्रॉफिट चाहिए, खुद का प्रॉफिट चाहिए तो बेचने से गर्व करो। बेचना शर्म का विषय नहीं है। दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो बिना बेचे किसी भी क्षेत्र के टॉप पर चला गया। बेचने का मतलब सामान बेचने से नहीं है, सर्विस बेचने से नहीं है। बेचते तो नेता भी हैं। भाइयों और बहनों, मैंने गुजरात में रोड बना दी, मेट्रो बना दिए, बंदरगाह बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया, तुम मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दो, मैं ये बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तुम बेचकर आ जाते हो अपने आप को वोट देकर। यही तो मार्केटिंग है मेरे भाई। बेचना तो सबको पड़ता है। तो आज के बाद बेचने पर गर्व करो। बेचना शर्म का विषय नहीं है, बेचना गर्व का विषय है। बेचना अगर सीख गए तो पूरी जिंदगी तर जाएगी। लाइफ में कोई गुलाम नहीं पैदा होने वाला। आप हमेशा राजा बनकर ही अपनी फैमिली को आगे की तरफ ले जाएंगे। बेचने से प्यार करना। 13,000 सैलरी, सब कुछ ठीक था। बेटा अभी हमारा नौकरी चल रही थी, ईवन डांस चल रहा था। कभी मैं सीडी प्लेन आता था 3,000 का, 3,500 में बिलोड़ा में बेच देता था। कभी 250 रुपए की शर्ट आता था, 100 एक साथ 300 रुपए की बिलोड़ा में बेचता था। ऐसे कई बिजनेस करता था नौकरी के साथ। जब मेरा बॉस की सैलरी 17,000 थी ना, मैं 26,000 रुपए पर मंथ कमाता था। 13,000 सैलरी से 13,000 सैलरी देने से सब कुछ जीवन में ठीक था। लेकिन जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है और ये सब भगवान अल्लाह ईश्वर करता है और वो बार बार लाला के पटकता अपॉर्चुनिटी, हम ही इग्नोर करते हैं। क्योंकि दुनिया में सारी अपॉर्चुनिटी सबके लिए होती है। ये जमीन जहां पर आप बैठे ना, 50 साल पहले 100 रुपए गज में खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं, और आपके दादाजी के पास उस समय सारा कुछ बेचते तो 2-3 हजार रुपए कितने हो जाते। लेकिन उनको किसी ने कहा कि वहां जमीन मिल रही है, ले ले। तो दादाजी ने क्या बोला, ओ इतनी दूर जाकर क्या करेंगे। वो फ्यूचरिस्टिक डिसीजन नहीं ले सकते, वो भविष्य की नहीं सोच सकते। वो कह रहे थे इतनी दूर जाकर क्या करेंगे। और कुछ लोग क्या कह रहे थे कि हर साल ग्वालियर अगर 5% बाहर निकल रहा है तो 50 साल के बाद ग्वालियर आज जितना बड़ा है उससे 20 गुना बढ़ जाएगा, और ये जमीन ग्वालियर में आ जाएगी, तब इसकी रेट करोड़ों रुपए की हो जाएगी। और कुछ लोगों ने फ्यूचरिस्टिक डिसीजन लेकर उस जमीन को खरीद लिया, और जिसने खरीद लिया उसने किया कुछ नहीं, फिर भी वो करोड़पति है, क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय ले लिया। और आपके दादाजी ने निर्णय नहीं लिया क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक थे, वो वर्तमान में जीने वाले थे। वर्तमान में आपसे में 500 रुपए की इनकम आएगी, अगर इसको तैयार है करने के लिए तो फिर आपका भविष्य करोड़ों का होने वाला है। मुकेश कोठारी आपके सामने नहीं आएगी कि 1-2 साल में आप अरबपति बन जाएंगे, ऐसे सपने कोई दिखा रहा है, झूठ बोल रहा है। वो ये नेटवर्किंग बिजनेस है, ये धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ता है।
1 साल अगर आपने टिक लिए, 2 साल आपने टिक लिए, तो धीरे धीरे 2 साल के बाद तो नेटवर्क बनना चालू है। और 98% लोग 2 साल में ही शहीद हो जाते, और शहीद होने में ही इतने शौक है तो भारत की सीमा पर हो ना भाई, आरसीएम में आके क्यों शहीद होते हैं? यहाँ पर शहीद होने का क्या फायदा? फालतू में आरसीएम बदनाम होता है। अब काम तो तुमने, तो भाई साहब मैंने भी आरसीएम किया था, मेरे तो कुछ नहीं आया। एक आदमी ने कल काम किया, मैंने कहा तू तेरे पूरे मोहल्ले को ज्वाइन करा दे, कुछ नहीं आएगा, और अगले 55 साल भी कुछ नहीं आएगा। वो कहा क्यों? मैंने कहा तेरे को समझाया गलत है, ज्वाइन करने से अमीर बनता है, ये तेरी गलत फहमी है। ये बिजनेस है, और बिजनेस में सामान बिकने से अमीर बनते हैं। कंपनी के टर्नओवर में आप कितने भागीदार हैं उस पर आपका कमीशन आता है, नहीं कि आप कितने समय में ज्वाइन हुए हैं इसके ऊपर आपका कमीशन। 90% लोगों को पता ही नहीं। हुआ क्या कि मैं यूजुअली हर दिन की तरह नौकरी पे गया, नौकरी पे गया, लंच हुआ, लंच में मेरा बॉस मेरे पास आया और धीरे से बोला, मुकेश आज सीधा घर पे नहीं जाएंगे, मेरे साथ चलना, 1 घंटे का काम है, एक मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे कुछ निर्णय लेना है, और मुझे लगता है कि तू ही दिमागदार है तो तू मेरा निर्णय में सहयोग करना। और एक बिजनेस मीटिंग में बिठा दिया सुबह 10 बजे। अगले दिन सुबह 10 बजे बिजनेस मीटिंग में बिठा दिया, तो मुझे कुछ पता ही नहीं। वहां पर 2-4 लोगों ने टाई सूट पहन रखे थे, गर्मी में सूट, नॉन एसी हॉल में। मैं ज्यादा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा कोई दूसरे प्रदेश के लोग होंगे, इनको ज्यादा सर्दी लग रही होगी, इतनी गर्मी में तो कौन सूट पहन रखा है। आके बैठ गया, अब चुपचाप आके बैठ गया। फिर एक आदमी सूट पहनकर स्टेज पर आया, सामने 15 लोग बैठे, और चिल्ला इतना तेज रहा जैसे 500 आदमी बैठे। मैंने कहा इतना तेज क्यों गला फट रहा है, धीरे धीरे बोल देना, लेकिन वो तेज तो चिल्ला, भाइयों नमस्कार। और मैंने कहा धीरे से बोलते नमस्कार, इतना तेज तो बोल रहा नमस्कार। तो हमने कहा भाई नमस्कार भाइयों, ये जोश का बिजनेस है। मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया, सारा जोश का भी अब बिजनेस होगा, और जोश का बिजनेस होगा तो जोश को कैसे पैकिंग करेंगे, कैसे बांधेंगे, तोड़ेंगे कैसे, हिसाब किताब कैसे होगा। अब जोश का भी कोई हिसाब होता है, कैसे बिजनेस होगा जोश का? मुझे हंसी आने लगी। तभी वो अपना काम खत्म करके गया। फिर दूसरा कार्टून आया, दूसरे कार्टून ने फिर 2 बार नमस्कार नमस्कार बोला, और बोला ये जोश का बिजनेस है, और बजाओ ताली। इतना अस्तित्व यार, मैं गजब आदमी यार, तालियां बजाने के लिए बॉस ने हमें यहाँ बुलाया है, और काम की बात कुछ करते नहीं है, बजाओ ताली, जोश का बिजनेस है, फालतू की बातें सब लोग कर रहे हैं। आपको भी अभी तक यही लग रहा होगा, नए आदमी को ऐसे लगता है अभी तक तो बिजनेस की बात ही नहीं करनी। तो वहां पर मैं भी परेशान, तुम भी परेशान, क्योंकि भगवान ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, तो मुझे भी भगवान ही लेकर गए थे। अब मैं पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था। मैंने कहा गजब आदमी यार, ये सूट सारा गर्मी में पहन रखा, पानी से पसीने से तरबतर हो रहे हैं, फिर भी साले बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जोश का बिजनेस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर तीसरा कार्टून आया, मेरे आने से पहले यहाँ पर कई कार्टून आए तो सभी जगह आते। और तीसरा कार्टून आया, वो पता नहीं क्या बोल के गया, और उसने कहा भाई साहब ये आदमी जो स्टेज पर आए हैं इनको 500 रुपए आने वाले हैं, क्योंकि कंपनी चालू हुई थी, अभी एक को कमीशन नहीं आया था। उन्होंने 2-4 आदमी को ज्वाइन कराया होगा, जिससे 500 रुपए को आने की तैयारी होगी, तो इनको आने वाले हैं, बजाओ ताली। मैंने कहा यार गजब आदमी, 500 इनको आने वाले हैं, ताली में बजाओ। मैं तो बजाऊं, यहाँ पर जो लोग ताली नहीं बजा रहे मेरे सगे भाई और आदमी है, आपकी ताली नहीं बजाने से मैं भी ताली नहीं बजा, तो कोई ताली वाली नहीं बजाई मैंने भी, जैसे आप नहीं बजा रहे वैसे मैंने भी नहीं बजाई। फिर 5वें नंबर पे सबसे बड़ा कार्टून है, 5वें नंबर को बुलाने के लिए 4थे नंबर का कार्टून बोलने लगा, भाई और बहनों अब हम बुलाने जा रहे हैं शहंशाए हिंद, एक शानदार बड़े लीडर को, और उन्हें ये कहते और वो कहते, पता नहीं 50 बातें बोल दी, मिस्टर बीसी छाबड़ा। तो उस जमाने में भी जो बड़ा कार्टून है वो मीटिंग के सबसे लास्ट में आता था, और इस बार भी हम मीटिंग के सबसे लास्ट में कौन आया? आज के बड़े कार्टून है मीटिंग के, वो बीसी छाबड़ा। तो बीसी छाबड़ा जी स्टेज पर आए और उन्होंने बोलना चालू किया। थोड़ी देर तो उनको समझ में, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, और थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया कि भाई नौकरी तो सभी करते हैं, लेकिन नौकरी में कोई भी 1 रुपए भी इनकम आती है तो वो किसी सेल का ही नतीजा हो। रेलवे में नौकरी करते हैं तो रेलवे की रेवेन्यू सेल से आती है,
बिजली में नौकरी करते हैं बिजली विभाग में तो बिजली की रेवेन्यू सेल से आती है, रिलायंस में नौकरी करते हैं तो रिलायंस की तो सेल से आती है। तो सेल खुद की करना ना दूसरे की क्यों करना। और मुझे जब बातें ये समझ में आई, थोड़ी देर में टिका रहा हुआ और जब बातें समझ में आई तो उन्होंने जो बात बताई कि भाई अमीर वही लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाया है। क्या बोला? नेटवर्क। अमीर वही लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क बनाया। दुनिया के किसी अमीर की ताकत नहीं है कि बिना नेटवर्क बनाए अमीर बन जाए। मैं सुनने लगा तो उन्होंने बताया कि बाटा अमीर इसलिए है क्योंकि बाटा खुद अपनी दुकान पर नहीं बैठा, उसने अपनी दुकान के साथ कई दुकानें खोली, लोगों को ट्रेनिंग दी और बाटा के जूते दूसरे लोग बेचने लगे तो बाटा अमीर बना। रिलायंस का पेट्रोल दूसरे लोग बेचने लगे तो रिलायंस अमीर बना। हरी बात समझ। मैकडी के बर्गर दूसरे बेचने लगे तो मैकडी अमीर बन गया। डोमिनोज को पिज्जा लोग बेचने लगे तो डोमिनोज अमीर बन गया। यानी अगर आपको अमीर बनना है तो लोगों के समय को अपने समय में मिलाना पड़ेगा, लोगों के समय को अपने समय में मिलाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, टाटा के 10,000 डीलर हैं, एक डीलर पर 100 आदमी काम करते हैं। 10,000 डीलर है, एक डीलर पर 100 आदमी काम करते हैं तो 10 लाख कितने हुए? 10 लाख लोग टाटा के लिए दिन रात काम करते हैं। जब टाटा गहन निद्रा में सो रहा होता ना तो भी टाटा की फैक्ट्रियों में काम हो रहा होता। अब 10 लाख लोग 8 घंटे रोज टाटा के लिए काम करते हैं तो टाटा के पास 8 लाख घंटे पर डे हैं। कितने घंटे? 8 लाख पर डे। और आप कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास 24 घंटे। बस यही है। अगर अपने समय को बढ़ा सकते हो तो आप भी अमीर बन जाओगे। बाकी 24 घंटे में तो दुनिया का कोई आदमी अभी तक अमीर नहीं बन पाए, न बन पाए। अब एक भी एग्जांपल बता दो जिसने नेटवर्क नहीं बनाया और अमीर बन गया। अरे भाई, अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है ना तो भी उससे नेटवर्क की वजह से साला गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अध्यक्ष बना रखे है ना, हर मोहल्ले हर वार्ड पंच बना ली, साला गली खोजा, अरे नाला नाली में भी उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। इतना बड़ा नेटवर्क तब जाकर एक आदमी जीतता है। नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे 24 घंटे में मैं अमीर बन जाऊंगा तो बड़ी गलत फील्ड में जी रहे हैं। बिजनेस हो चाहे राजनीति हो, बिना नेटवर्क के कभी टॉप पर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा यार भाई साहब नेटवर्क तो बना लेंगे, लेकिन उन लोगों की क्या गलती जिनके 8 घंटे आपने ले लिए? आप तो बेईमान है कि लोगों के 8 घंटे आपने चुरा लिए। नहीं 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 नहीं, ये कॉपी पेस्ट का सिस्टम है। अगर आप मेरे यहाँ नौकरी करते हैं तो 8 घंटे आप मेरे लिए काम करते हैं तो 8 घंटे आप अपने लिए भी तो काम कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट। अगर मैं आपसे काम कराता हूं तो उसकी कीमत भी तो मैं आपको देता हूं, तो आपके पैसे की कीमत तो आपके टाइम की कीमत तो आपको मिल गई और आपकी कीमत में से मैंने अपनी कीमत निकाल दी। तो 8 घंटे मैंने लोगों से लिए लेकिन उनके कम नहीं हुए। और जब ये बात समझ में आई कि धीरे धीरे ये नेटवर्क सही, जब कंपनी का एक भी प्रोडक्ट आसाम में भी बिकेगा तो तेरे को हिंदुस्तान के इस भीलवाड़ा में इनकम आएगी। और तब 2001 में मेरी टेप रिकॉर्ड हुई थी, मेहनत रंग लाई। उस मेहनत रंग लाई टेप में मैंने बोला था कि थोड़े दिन रुक जाओ, अभी तो आरसीएम का एक कपड़ा आता है, जब आने वाले समय में कंपनी के कई प्रोडक्ट होंगे। जब टीसी छाटा देने में नहीं सोचा तब मैं कह रहा था कई प्रोडक्ट होंगे। एक दिन ऐसा भी होगा कि आरसीएम की अगरबत्ती आएगी, आसाम में कोई जाकर मेरी डाउनलाइन का आदमी आसाम में भगवान के सामने बोलेगा ओम जय जगदीश हरे, तो तेरे घर में आएंगे हरे हरे हरे, हरे। लोग समझ नहीं पाए और हमने नेटवर्क बनाना चालू कर दिया। कई उतार चढ़ाव आए, कई संघर्ष हुए, कई बार लगा कि ये बिजनेस अब चलेगा ही नहीं, कई बार लगा कि मुझे अब कोई दूसरा काम करना पड़ेगा, लेकिन लगातार टिके रहने, हमेशा अपनी अपलाइन के सानिध्य में रहने से कभी भी गलत फहमियों को बढ़ने नहीं दिया। जब जब भी कोई गलत फहमी आती थी अपलाइन तुरंत उसे दूर करती थी। जब बातचीत नहीं करोगे तो गलत फहमियां बढ़ेगी। जब भी टेंशन में आए तो टेंशन निकालो अपलाइन के सामने जाकर, डाउनलाइन में मत निकालना, नहीं तो खत्म हो जाएगा। हेलो, हम गलती क्या करते हैं, सारी टेंशन ही डाउनलाइन पे डाल देते तो डाउनलाइन ही छोड़कर भाग जाएंगे।
ना 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 ना, आज के बाद नहीं। जब भी कुछ गलत बोलने की इच्छा हो तुरंत अपलाइन को पकड़ो और अपलाइन को अकेले में ले जाओ कोने में, और जो कहना वो कह दो। ये ध्यान रखना कि अपलाइन के साथ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपलाइन को नेगेटिव करने की आपकी ताकत नहीं है, और वो हो ही तुम्हारा ऑब्जर्वेशन के लिए है। तुम जितना बोलना चाहते हो उतना बोलो, लेकिन डाउनलाइन में मत बोलो। ठीक है रहे। आज 23 साल हो गए, 1.5 करोड़ लोगों का मेरा नेटवर्क है। कितने करोड़? लेकिन 1.5 करोड़ सारे लोग काम नहीं करते, काम करते केवल 16 लाख। यानी हर महीने हमारे बिजनेस में जो बिलिंग होती है मेरे ग्रुप में, वो 16 लाख लोगों की होती है। ज्वाइन कितने हुए? 1.5 करोड़। क्योंकि किसी ने किसी के जीजा को ज्वाइन करा दिया, किसी ने किसी को साले को ज्वाइन करा दिया, सब एक दूसरे को ज्वाइन करा रहे हैं, लेकिन ज्वाइन कराने के बाद कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है। कई लोगों को ज्वाइन कराया होगा लेकिन सारे काम नहीं कर रहे, तो हमारे साथ भी ऐसा, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो केवल ज्वाइन कराने से तुम कामयाब हो जाओगे इस गलतफहमी में मत रहना। कामयाब तब होगे जब उसे काम करवाना सिखा दोगे, ऐसे माहौल में लाकर बिठाना सिखा दोगे, क्योंकि ये बिजनेस माहौल का है, ये दिमाग का नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने डॉक्टरेट कर ली है, मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो गलत फहमी में जी रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छे समीकरण सोल्व कर लेता हूं, दिमाग बहुत ज्यादा है, मैं कामयाब हो जाता हूं, तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। ये न दिमाग का बिजनेस है, न पढ़ाई लिखाई का बिजनेस है, न इंटेलिजेंसी का बिजनेस है, ये बिजनेस है माहौल का। जिन लोगों को माहौल बनाना और माहौल दिखाना आता है, वो सारे लोग इस बिजनेस में कामयाब है। और जिनको माहौल बनाना नहीं आता, वो चाहे डॉक्टरेट कर ले, MBBS कर ले, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कई ऐसे लोग हैं जो मेरी टीम में पढ़े लिखे, हाईली ग्रेजुएट, PhD, लेकिन 10 साल से रॉयल्टी से ऊपर नहीं है। 10 साल। और मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो बचपन से अंगूठा थे, अभी तक भी अंगूठा ही लगाते हैं पैसा निकालने के लिए। नाम बताऊं? रामेश्वर चाचा, मुजफ्फरपुर, रूबी पिनेश्वर, इनकम 3 लाख रुपए पर मंथ। अंगूठा अच्छा। उन्हें प्लान बताना नहीं आता, माहौल बनाना आता। वो क्या करते हैं, बात ही पूरे गुस्सा करते हैं, और सर गजब हो गया, क्या हो गया? और सर ऐसी जगह पर गया था जहां पर कपड़े पहनने से इनकम आती। उस जमाने में समझाते थे कपड़े पहनने से इनकम आती, पढ़े लिखे लोगों के सामने। तो पढ़े लोग कहते पागल आदमी, कपड़े मैंने पहन रखे, कहां से इनकम आती? सर भगवान की कसम, झूठ बोल रहा हूं तो गला काट देना, कपड़े पहनने से इनकम आती है। और अगर मेरी बात पर बिलीव नहीं है, मेरे साथ चलो, और अगर मेरी बात गलत निकली, सब लोगों को होटल में खाना खिलाऊंगा। वो भर के गाड़ी में भर के सेमिनार में लाकर बिठा देते थे। वहां पर मुकेश कुमार मौजूद होता था और ढांढ समझाता था। वो कहते थे रामेश्वर चाचा साइड में, वो काम करना चालू करते, वो जुई काम करते, रामेश्वर चाचा रोकी था। हेलो, एक लेडीज कई सालों से सेमिनार में आ रही मुंबई में। मैंने कहा भाभी जी, बहन जी, इतने समय हो गए आपको, कुछ करते क्यों नहीं? वो कहा भाई साहब आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा आप समझाइए। तो हम लेडीज हैं, समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेट जा नहीं सकते, प्लान बता नहीं सकते, घर में जाके प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, समाज में रहना है, सब लोग ताना कसते हैं। ये फिर उसकी गलत फहमी। ये तो हर हिंदुस्तानी लेडीज की यही प्रॉब्लम का है, ये तो कॉमन। इसका उत्तर देता हूं। अमेरिका में एक आदमी जो बचपन से अंधा था, बचपन से, उसने नेटवर्किंग की और 1 साल में 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम पर पहुंच गई। कितना? 1 करोड़ रुपए पर मंथ की इनकम पर पहुंच गया। तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तो पत्रकार आए बहुत सारे, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबने गले में माइक लगाकर बोला, भाई साहब आप तो अंधे हैं, आप 1 करोड़ पर कैसे पहुंच गए? उनका सिंपल, मैंने अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। तुम लेडीज हो, कहां लिखा है लेडीज को ही ज्वाइन करा? तुम्हारा भाई है ना मुकेश कुमार, उसको ज्वाइन करा दो, वो रोटी पे जाएगा, तुम स्टार में नहीं जाओगे क्या? सिंपल सी बात है। ये कोई सी बात हुई कि हमारी समस्या है तुम्हारी समस्या, लेकिन उस समस्या से जीतना सीखो। इंदिरा गांधी भी तुम्हारे ही समाज की लेडीज थी, रानी लक्ष्मीबाई भी यहाँ की थी, झांसी की रानी को भी आपने यहीं पर देखा। ये सारी वही लेडीज थी जो उसी समाज से निकली थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो पहुंच गई। और मेरी बहनों, अगर आपने ठान लिया
तो मुकेश कोठारी जैसे कई आपके भाई तैयार खड़े हैं इस बिजनेस को करने के लिए। आपका भाई हो, आपका भाई आपसे नहीं समझेगा, लाओ ना सेमिनार में, माहौल में समझेगा। आपका पड़ोसी आपसे नहीं समझेगा, लाओ ना सेमिनार में समझ जाएगा, लाओ यूनिवर्सिटी में समझ जाएगा। क्योंकि ये बिजनेस माहौल बनाने का है। लोग इसलिए नहीं करेंगे कि आरसीएम कितना अच्छा है, लोग इसलिए नहीं करेंगे कि आरसीएम में कितना कमीशन आता है, लोग इसलिए भी नहीं करेंगे कि आरसीएम के प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। लोग तब करेंगे जब लोग लोगों को करते हुए देखेंगे। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं आरसीएम चल रहा है, वो इसलिए करेंगे कि चल रहा है, तब करेंगे। आरसीएम के प्रोडक्ट से मतलब नहीं है उनको, कमीशन से मतलब नहीं है। अच्छा सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूंगा, सब नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं करूंगा। तो इस मीटिंग में लाओगे कि साला यहाँ पर बैठने की जगह नहीं मिल रही है और तू कह रहा चल रहा है क्या? और ज्यादा समझाना है तो एनिवर्सरी में लाओ, 27 तारीख को लाओ एनिवर्सरी में, जहां पर 25,000 आदमी होंगे और 3 महीने पहले सारी टिकटें बिक चुकी हैं। 3 महीने पहले वहां पर केवल किसी को धक्का देकर आ जाओ, उसे एक लाइन भी समझ में नहीं आएगी और वो जिंदगी भर आरसीएम भी नहीं छोड़ेगा, समझ में भी कुछ नहीं आएगा उसको। साला वहां पर भीड़ में डाल दो, बाहर ही नहीं निकल सकता 3 घंटे। हेलो, तब समझ में आएगा कि आरसीएम कितना चल रहा है। फिर उससे कोई बोलेगा भाई साहब आरसीएम चल रहा, और चुप, साला वहां अंदर घुसने की जगह नहीं मिल रही तो तेरा आरसीएम चल रहा। लोग माहौल देखने से करेंगे, लोग इसलिए नहीं करेंगे कि लोग आरसीएम बिजनेस अच्छा इसलिए नहीं करेंगे। आज सब कुछ हमारे पास है, 23 साल हो गए हमारे पास। कई होटल्स का कारोबार है, कई बिजनेस का कारोबार है, कई प्रॉपर्टी का कारोबार है, सब कुछ हमारे पास है। लेकिन करना क्या है, इस चीज को समझना। सबसे पहले माहौल बनाना सीखना है, जो मैंने पहली बात बताई। हर जगह उत्साहित रहिए, ऐसे नहीं बोलना और कैसे हैं, मैं भी आरसीएम कर रही हूँ, तुम भी आरसीएम कर लो, तो सामने वाला बेचारा उत्साहित और ढीला हो जाएगा तुम्हारे को देखकर। तो क्या होगा? एक्साइटेड बातों में एक्साइटमेंट रहना चाहिए। एक्साइटमेंट कब होता है? जब हम किसी चीज को मन से जान लें। जैसे आरसीएम के एनिवर्सरी में जान लें, आरसीएम वर्ल्ड में चले गए, भीलवाड़ा विजेता दिवस में चले गए, सेमिनार में चले गए, मीटिंग में चले गए, पिकअप सेंटर जा गए, प्रोडक्ट यूज करके देख लिए। जब हम सारी चीज गहन कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस अंदर से निकलता है। लेकिन आपका क्यों निकलता? क्योंकि आप आर्टिफिशियल तारीफ करते हैं। गदर फिल्म आपने देखी नहीं, गदर फिल्म आपने देखी नहीं और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं। तो आप कह रहे हैं भाई और बहनों, गदर फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, इसको सबने देखा है, तुम भी देख लो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। फिर कह रहा बात नहीं मान रहे। अरे तुम्हारी बातों से लग रहा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब कोई अंदर से गदर फिल्म देख लेता है ना, देखकर आता है और सामने वाला पूछता है अब भाई फिल्म कैसी लगी, वो क्या करता है? एक पैर पीछे करता है, एक आंख बंद करके कहता पूछ, यूं करता है, पूरी फिल्म ही समझ में आ जाती सामने वाले को। ये कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप महसूस करोगे। गामा ओरिजिनोल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, गामा ओरिजिनोल आप इस्तेमाल करते हैं और गामा ओरिजिनोल के रिजल्ट आपको आ गए, गामा ओरिजिनोल के रिजल्ट आपको आ गए, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि आप लोगों को न बताएं, क्योंकि आपकी चोंच अपने आप बोलना चालू कर देगी, क्योंकि इससे फायदा होगा। मैं अभी आया, उसने कहा भाई साहब ग्वालियर में कितनी बार आए? मैंने कहा 2006 में एक सेमिनार हुई थी, उसके बाद अभी आया। वो ग्वालियर आए तो ग्वालियर की चाट जरूर खा के आना। मैंने कहा किसकी? रामलाल की चाट। मैंने कहा तुम उसका ब्रांड एम्बेसडर है? नहीं, उसकी चाट बहुत अच्छी है। अरे मेरे भाई, हम तो उन चीजों की भी तारीफ कर देते हैं जिससे हमें कोई फायदा ही नहीं मिलता। तो जब ऐसी चीजों की तारीफ करेंगे जिससे फायदा है तो समझ में आए। अगर गामा ओरिजिनोल आपने लिया है और आपका गामा ओरिजिनोल लेने से थायराइड खत्म हो गया है, आप बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे संभव है? कितने लोगों ने गामा ओरिजिनोल इस्तेमाल किया? इतने सारे लोग पीछे, और बाप रे इतने सारे लोग। अब गामा ओरिजिनोल आपने लिया, कितने लोगों को फायदा हुआ गामा ओरिजिनल लेने से? अरे भाई अब क्या समझा है आपको? अब जब आपको फायदा होता है तो आप उसके बोलोगे ना। जैसे जो कोई आदमी गर्मी में चक्कर खा के गिर जाए तो आप क्या कहते हैं? अरे फटाफट पानी लाओ, नींबू पानी पिलाओ। बोलते नहीं बोलते? क्योंकि हमारा नॉलेज है, बोलते हैं। अब गामा ओरिजिनल से आप ठीक हुए हैं, आप क्यों नहीं बोलेंगे?
हेल्थ कार्ड ऑयल आप खा रहे हैं, उसको खाने के बाद आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई है, आप क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आर्टिफिशियल मत बोलिए। आरसीएम के एक एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। आरसीएम के पिकअप सेंटर बाजार पर जाइए, वहां पर सारे प्रोडक्ट को ले लीजिए, लेकर देखिए। लेकिन गलती क्या करते हैं? दिमाग लगाते हैं। दिल लगाओ या दिमाग लगाना एक ही। अगर आप दिमाग लगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपने आरसीएम चालू कर दिया है तो कसम आज से खानी पड़ेगी कि मैं आरसीएम के अलावा दूसरे प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये कसम हमने सन 2000 में खाली की। जो जो प्रोडक्ट आरसीएम के आते जाएंगे हम उनका इस्तेमाल करते जाएंगे। आरसीएम में सबसे पहले कपड़ा आया, तो मैंने कपड़ा उसके बाद दूसरा कभी पहना ही नहीं। आरसीएम में अगर पेन आया तो उसके बाद कोई दूसरे पेन के हाथ लगाया ही नहीं, क्योंकि जब आपकी दुकान के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो दुनिया आप पे भरोसा कभी भी नहीं करेगी। थोड़ा समझो, आपकी मिठाई की दुकान है, आपकी मिठाई की दुकान है, घर पर कोई मेहमान आया और आप पड़ोस की दुकान से मिठाई लेकर आ रहे हैं, तो तुम्हारी मिठाई की दुकान पर कोई भरोसा करेगा? और अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपकी संतानें ज्यादा दिमाग वाली पैदा हो जाएगी। तुम एक दिमाग लगाओगे और आपकी टीम 10 दिमाग लगाना चालू कर देगी। इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझ जाओ, ये दिमाग लगाने का खेल नहीं। कुछ लोग दिमाग लगाएंगे। मैंने एक आदमी को नया ज्वाइन कराया तो उसको ले गया, उसने सारे प्रोडक्ट ले लिए, 5000 के प्रोडक्ट ले लिए, एक एक सब ले लिया। मैंने कहा भाई साहब साबुन नहीं लिया, साबुन भी लीजिए। वो कह नहीं साबुन नहीं। मैंने कहा क्यों? अरे साबुन अभी 4 दिन पहले लेकर आया हूं, अभी घर पर 4 लक्स पड़ी है बेटा। हेलो, सारे प्रोडक्ट ले लूंगा लेकिन साबुन नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं लेगा? वो 4 अभी लाया हूं, लक्स पड़े हैं घर पर। मैंने कहा बेवकूफ, 4 साबुन में दिमाग लगाना, जहां पूरी जिंदगी का मामला है तुझे 4 साबुन की देख। वो नहीं सर, फिर भी फेंका तो नहीं जाता ना, मेहनत की कमाई का थोड़ी फेंका जाएगा। मैंने कहा तेरे को किसने कहा फेंकना है? तो फिर क्या करें? मैंने कहा तरीका है उससे बिजनेस बढ़ाने का। कैसे बढ़ाना? आपको बता देता हूं तरीका। जानना चाहते हैं? दिमाग मत लगा। वो 4 साबुन आपके पास है ना, उसको यूज नहीं करना। आज के बाद कसम खानी करेंगे ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि एक बार अगर कमिटमेंट कर लिया है तो कमिटमेंट इज कमिटमेंट। और फिर उसके बाद पूरी टीम का कमिटमेंट हो। तो 4 साबुन जो घर पे पड़े हैं दूसरी कंपनी के, उसको एक फर्स्ट क्लास ट्रे में गुलाबी कलर का पेपर लगा के सजा, लक्स साबुन। अब आपको क्या करना है? ट्रे को बढ़िया सा पत्नी का मेकअप, बच्चे का बढ़िया ड्रेस पहन के, खुद भी सूट वूट में ट्रे को लेकर जाओ, जिससे ट्रे की बारात निकल दी, और पड़ोसी के घर पे जाए। ठीक है, पड़ोसी के घर पर जाकर बोलो कि भाई साहब आपके लिए गिफ्ट लाए। क्या गिफ्ट है? क्योंकि अब हम अच्छे साबुन से नहाते हैं और हमें पता है कि आप अभी भी घटिया साबुन से ही नहाते हैं। अब ये घटिया साबुन हमारे कोई काम का नहीं है, इसलिए हम आपको गिफ्ट देने आए हैं। रुपया 1 भी नहीं लेंगे, आप दोगे तो भी नहीं लेंगे, आधे भी नहीं लेंगे। और ट्रेन को छोड़कर भाग जाओ, अचानक भाग जाओ। अब क्या होगा? उस ट्रे को लेकर वो आदमी वापस आपके घर पर आएगा। अच्छा, हमें क्या कमजोर आदमी समझता है? तेरे पास कौन सा अच्छा नहाने का साबुन है? बताओ प्लान। सबको ट्रे ले जाके प्लेट का प्लान बताओ, ट्रे ले जाओ, प्लान बताओ, बस घुमा दो। उसी से बिजनेस बढ़ा दो। लेकिन आज के बाद हाथ नहीं आना, क्योंकि इस बिजनेस में बड़े सपने आपने देख रखे हैं, तो हाथ मत आना। आरसीएम की जो एनिवर्सरी होने वाली है, एनिवर्सरी की मैंने बहुत ज्यादा बात कर दी, लेकिन मैं आपको नहीं होता कुछ उसे दुनिया की ताकत नेगेटिव नहीं कर सकती। जिसकी टीम के 25 आदमी बैठ गए ना, तो 25 बड़े साम्राज्य खुल जाते हैं उसके टीम। 25 लोग झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं नेगेटिविटी दुनिया की, और उन्हें दुनिया की ताकत नेगेटिव नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपनी आंखों से देख चुके। जो आंखों से देख लेते ना, तो सामने वाला कितना भी बोले बिलीव नहीं हो। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, भाभी जी ट्रेन में से मैंने क्या देखा? ये होल है ना, इससे डबल बड़ा हाथी मैंने देखा। कितना होल देखो, पहले कितना देखो, पीछे तक होल देखो, इतना बड़ा होल है, इससे डबल हाथी मैंने देखा।
मेरी बात पे यकीन हो रहा है कि आपको नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने देखा, आपने। अगर मैं वो हाथी आपको लाकर दिखा दूं तो हो जाएगा ना? लेकिन आपने देख लिया तो आपको यकीन हो जाएगा, तो आप अपने पड़ोसी को यकीन दिला पाओगे क्या? नहीं दिला पाओगे। तो तरीका यही है, बार बार जाओ हाथी दिखा के आओ, बार बार जाओ हाथी, बार बार जाओ हाथी। यही तो तरीका है। और क्या तरीका? कोई बिलीव नहीं करेगा आरसीएम कितना बड़ा है, कोई बिलीव नहीं करेगा कि आरसीएम कितनी इनकम आती है। उसको लाओ और दिखाओ, बिलीव करेगा। और जो आ जाता है, देख लेता है, वो बिलीव कर लेता है। एक भी आरसीएम बिजनेस का एमराल्ड नवाब आदमी नहीं बता सकते जो आरसीएम के एनिवर्सरी में नहीं गया और एमराल्ड बन गया। असंभव, कभी हो ही नहीं सकता। आरसीएम के एनिवर्सरी में जाने से इतना बड़ा फायदा होता है। लेकिन मैं माफी चाहता हूं कि मैंने आरसीएम के एनिवर्सरी में आपके बीच घुसा दिए, लेकिन वहां पर आपको ले जा नहीं पा रहे हैं। इस साल नहीं जा पाएंगे, अगले साल। आपकी सफलता केवल 1 साल ही लेट हुई है, 1 साल बाद फिर सफल हो जाएंगे आप, ठीक है ना? तो निराश हो रहे आप? 1 साल ही तो इंतजार करना है यार, जीवन में इतने साल इंतजार कर लिया, 1 साल और कर लोगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? चलो फिर भी अगर आप चाहते तो तरीका बताता हूं। बताओ तरीका, बता दो तरीका। अगर सभ्य बनकर कामयाब होने की कोशिश करोगे, दुनिया कामयाब नहीं होगी। खोल देना, कभी भी सफल नहीं होगा। सफलता के लिए जिद्द होनी चाहिए। सफलता के लिए क्या होना चाहिए? जिद्दी आदमी सफल। जिद करते हो तो मंजिल तक पहुंच जाए। एक एग्जाम्पल देता हूं, क्लियर हो जाए। जब आप छोटे, जब आपकी 10-12 साल की, उस समय हिंदुस्तान में बहुत मेले लगते थे। हर गांव में, शहर में कोई न कोई मेला होता था। कोई नवरात्रि का मेला, कोई सरस्वती का मेला, गणेश पूजा का मेला, मेले होते थे। कल्चर था हिंदुस्तान। अभी भी होते हैं कई जगह, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होते हैं। और आपके माँ बाप आपको मेले में ले जाते थे, जैसा फुल एक्साइटेड होते थे, नहीं होते थे? 2 दिन पहले ही बात चालू हो जाती थी कि मेले में जाना है ना। मेले में वही मिट्टी के खिलौने, पुपाड़ी, चक्री, कितना एक्साइटमेंट जीवन में रहता था उस मेले के जाने के बाद। पिताजी मेले में सिर्फ इसलिए ले जाते थे कि पिताजी का पता था कि मेले में जाने का मतलब बजट बिगड़ जाए। लेकिन माँ बाप बच्चों के खुशियों को रोक नहीं पाते, वो अपने आप को कंजस्टेड करके कि बच्चों को खुशियां दिलाते हैं। और वो जैसे तैसे माँ बाप प्लान बना लेते हैं कि मेले में चलेंगे। अब क्या करते हैं, क्योंकि आपके मन में क्या है कि मेरे पिताजी है ना दुनिया के सबसे महान इंसान है और ये पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं मेरे लिए। हालांकि पिताजी खुद जानते हैं उनको साला खुद की चड्डी बनियान नहीं खरीद पा रहे, इनको कैसे खरीदे। लेकिन बच्चों को थोड़ा गर्व होता है अपने बच्चों, माँ बाप पे गर्व होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, मेले में जाते हैं। पहली दुकान पर उसे खिलौना पसंद है। बच्चा क्या करता, पापा ये चाहिए। पापा कहते कितने का? 10 रुपए का। फिर 10 रुपए रेट सुनने के बाद 10 रुपए। बेटा अभी मेले की शुरुआत है, आगे बहुत बड़े बड़े बढ़िया खिलौने आए। बच्चे को समझ में आता है कि ये लूटना है, ये अपन को बुझा। बच्चे को थोड़ी जानकारी हो जाती। तो बच्चा क्या कहता है, पापा मुझे अच्छा नहीं चाहिए, खराब वाला ही चाहिए। यही अब बाप समझ जाता है यार मामला भी है। और उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो अपनी बीवी की तरफ हिस्सा करता है। तू समझा? तो बीवी है ना, माँ आंखें निकाल सकती, समझ में नहीं आता क्या आगे बहुत अच्छा मिलेगा। बेटों को समझ में आता कि दोनों ने टिकड़ी बनाकर, जोड़ी बनाकर मुझे ठगने की पूरी ठान ली है, लेकिन मैं खिलौना देख लगा। बेटियों को ये प्लस पॉइंट पता चल जाता है कि घर में अकेला होता तो ये दोनों मेरी धुनाई कर देते, लेकिन मेले में इनका बस चलेगा नहीं और मेले में ये मेरे पर हाथ उठा नहीं सकते। और बेटे को जब इस पूरी टेक्नोलॉजी का पता होता तो बेटा जिद पर जिद और करने लगा, नहीं यही चाहिए। उसे लगता है कि मामला थोड़ा ढीला हो रहा है तो फिर दूसरा पेचरा तो इतने झूमने लगता। धीरे भी हो सकता था, लेकिन पिताजी को शर्म कैसे आई? तो वो दो तब तक 10-20 सुनने लगते, जैसे किसी ने मारते। माँ बाप को थोड़ी शर्म आने लगती, साला इधर मेहमान है, इधर पड़ोसी है, सब घूम रहे हैं, क्या करें। बच्चों को लगता है ये पेटरा ढीला करे, उससे पहले दूसरा फेंके।
तो वो जुई सोच रहे होते बच्चा ना जमीन पे लेट जाता, लेके जाऊंगा, यही लेके जाऊंगा। माँ बाप को कौन सा क्या करने लगे, चलेगा ये बेटा ढीला पड़े, इससे पहले और कर लो, वो मिट्टी में लौट जाता, मैं जाऊंगा ही नहीं। फिर पिताजी को शर्म आती है, इतनी ज्यादा शर्म आती है कि पिताजी की ताकत नहीं है कि वो खिलौना तुम लेकर आते हो, ये हुआ है तुम्हारी जिद की वजह से। कामयाब होना चाहते हो तो जिद्दी बन जाओ, जिद्दी, पूरे जिद्दी। अपलाइन से सभ्यता के साथ बात करोगे ना, वैसे तो सभ्यता के साथ ही करते हैं, लेकिन सेमिनार के समय में सभ्यता से बात। अपलाइन से कहोगे सर मेरे को भी यूनिवर्सिटी में जाना है, आप मेरे को प्लीज 2 टिकट दीजिए, तो अपलाइन देंगे भाई साहब टिकटों कभी की खत्म हो। ऐसा बोलना ही पाप। सीधा अपलाइन के पास जाना, सर मुझे रात को सपना आया कि मैं यूनिवर्सिटी में जाऊंगा और जाके रहूंगा, और मुझे ये भी सपना आया कि अगर मैं नहीं जा पाया तो मैं तुम्हें भी नहीं जाने। सपने में ढोलते जाओ बात। जब पूरे ग्वालियर और इसके एरिया में 2 आदमी समझने वाले नहीं होते ना, तब उन्होंने पिकअप सेंटर का इंतजाम कराया है, तब उन्होंने लगातार प्रयास करके छोटी छोटी मीटिंगें की। उसका नतीजा है कि आज ग्वालियर में इतने लोग बैठे हैं। ऐसे टेक्निकल इंस्टीट्यूट साथी आज हमारे बीच में है। सच में